मेरे सामने जब इतनी बुरी तरीके से लोग रोते हैं, जो क्लिनिक आते हैं, आते ही देखते ही ऐसे उनके आंसू छलक आते हैं, पैर छूने लग जाते हैं, हाथ जोड़ने लग जाते हैं, मैम बचा लीजिए। हम भी इंसान हैं, है ना। एकदम से अंदर का दिल भी कांप जाता है जब इस तरीके की कंडीशंस देखते हैं। किसी के भी फादर की डेथ हो गई, अब उसका बहुत ज़्यादा उससे प्यार है बच्चे का, उसके बाद ना वो मेंटल डिसऑर्डर भी काफ़ियों के अंदर देखे जाते हैं कि नहीं ये मतलब दिमाग से नहीं ठीक, वो इतना याद करता है उन्हें सोच सोच के कि वो एंग्जाइटी हो गई है या डिप्रेशन हो गया, कुछ नहीं पता। तो इन चीज़ों को भी मतलब हम लोग हैंडल कर सकते हैं काउंसलिंग के थ्रू। जब भी कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड होता है तो वहाँ पर सबसे पहले आता है डिनायल। अच्छा, आपको लगता है कि ये सारी चीज़ों के अंदर हमारी सोसाइटी का भी बहुत बड़ा रोल है? क्योंकि सोसाइटी अगर हम लोगों को एक्सेप्ट नहीं करेगी तब तक हम लोग खुल नहीं पाएंगे उनके सामने और अंदर ही अंदर घुटते रहेंगे। सोसाइटी को तो बाद में कहेंगे आप, फैमिली सबसे पहले। तो जब फैमिली ही नहीं समझ पा रही है, फैमिली नहीं एक्सेप्ट कर पा रही है, तो सोसाइटी से तो आप क्या ही उम्मीद करेंगे। तो मैम जैसे आपके पास अगर कोई सीवियर केस आए तो आप उसको देखकर पहले बोलोगे कि नहीं अभी आप उस सिचुएशन में नहीं हो कि मैं आपकी काउंसलिंग कर पाऊँ? मोस्टली तो ना क्या होता है कि आज भी इंडिया में ये बड़ा दुर्भाग्य है हम लोगों का कि तो आज के पॉडकास्ट में हमने बात करी डॉक्टर कशिका जैन से, जो कि एक सेलिब्रिटी साइकोलॉजिस्ट है, और हमने जानने की कोशिश करी कि मेंटल इलनेस, मेंटल डिसऑर्डर, ओसीडी, एंग्जाइटी, डिप्रेशन जो आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है, बच्चों से लेके बूढ़ों तक सबके अंदर देखा जाता है, ये कैसे डेवलप होता है और इसको हील करने का क्या प्रोसेस होता है। तो मैं चाहूँगा कि आप ये पॉडकास्ट पूरा एंड तक देखिए ताकि आपको भी वैल्यूएबल इंसाइट मिल पाए। तो मैम आज के पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप इतना टाइम निकाल के आज हमारे पॉडकास्ट पे आप आ पाए। हम लोग बहुत टाइम से सोच रहे थे कि आपके साथ ये पॉडकास्ट करना है। तो मैम आज जो हम लोग बात करेंगे ना, वो हम लोग करेंगे ओसीडी के ऊपर, कि कैसे मेंटल डिसऑर्डर्स, मेंटल इलनेस जितनी आजकल लोगों के अंदर हो रही है, छोटे से लेके बड़े लोगों तक, वो कैसे हील अप करी जा सकती है। तो आप मेरे को सबसे पहले मैम ये बताइए कि ओसीडी क्या है और ओसीडी के कॉमन टाइप्स क्या होते हैं। जी, थैंक यू सो मच दिव्यम कि आप दिल्ली से यहाँ तक पॉडकास्ट शूट करने के लिए आए हैं। और जैसे आज हमारी थीम है ओसीडी, तो मैं बताती हूँ आपको कि ओसीडी क्या है और इसकी थीम्स। ओसीडी को समझते हैं सबसे पहले। ओसीडी में एक होता है ऑब्सेशन और एक होता है कंपल्शन। ऑब्सेशन होते हैं मेंटल लेवल पर, यानी कि कोई भी थॉट, कोई भी इमेज, किसी भी तरीके की अर्ज सेंसेशन आपको बार बार रिपीट हो रही है और वो अनवांटेड है। ठीक है, नेचर में इंट्रूसिव है, यानी कि बेतुकी सी है, कोई सेंस नहीं बनता उस चीज़ का, और वो रिपीट हो रही है। और उसके रिपीट होने से आपको बहुत एंग्जाइटी हो रही है, आपको फियर लग रहा है, और वो फियर इरेशनल है। अगर लॉजिकल उससे देखेंगे तो वो कहीं फिट नहीं बैठता। जो सफरर होता है उसको भी पता है कि ये बहुत इलॉजिकल सी बात है जो माइंड में रिपीट हो रही है, लेकिन उसको इतनी अनकंट्रोलेबल, अनबियरेबल एंग्जाइटी होती है, फियर लगता है कि वो जैसे रोबोट बन गया और उसके माइंड ने कंट्रोल कर लिया, और वो कोई एक्शन लेता है उस पर, उस एंग्जाइटी को रिलीज करने के लिए। वो जो उसको बॉडीली सेंसेशन हो रही होती हैं उसको रिलीज करने के लिए वो एक कंपल्शन करता है, यानी कि एक्शन लेता है। वो फिजिकल भी हो सकता है, वो मेंटल भी हो सकता है, क्योंकि इसकी बहुत सारी थीम होती हैं, बहुत सारी कॉमन थीम होती है। जैसे क्लीनिंग ओसीडी सबसे कॉमन थीम है कि किसी इंसान को साफ सफाई का वहम है, किसी को शुद्ध अशुद्ध का है, तो किसी को गंदा लगना है, बस किसी को ऐसा जर्म्स फैल जाएंगे, तो उसमें भी सब थीम्स होती हैं बहुत सारी। किसी को यह है कि डोर चेक करने का, गैस स्टोव चेक करने का, इस तरीके का है। किसी को रिलीजियस ओसीडी है कि बार बार भगवान की पूजा पाठ करने का उसको डर लग रहा है, अगर नहीं किया तो कुछ भगवान बदला लेंगे, बुरा कर देंगे, या उसको गॉड के लिए कुछ सेक्सुअल थॉट्स आ रहे हैं। किसी को बिल्कुल ही सेक्सुअल थीम होती है, किसी को अपने फैमिली मेंबर्स के लिए सेक्सुअल थॉट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो बहुत अलग अलग तरीके से, किसी को बिल्कुल सब चीज़ें सिमेट्री में अरेंज करने की ओसीडी होती है। तो कुछ ये कॉमन है, और कॉमन से लेकर कुछ स्पेसिफिक, बहुत ही स्पेशल, जिसके बारे में कभी सुना भी नहीं होता, वो भी थीम बन सकती है। कोई भी चीज़ अगर रिपीट हो रही है, वो आपको एंग्जाइटी दे रही है, आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और आप कुछ एक्शन ले रहे हैं, चाहे आप जाकर चेक कर रहे हैं या सिर्फ मेंटली आप उसको रिकॉल कर अपने आप को श्योर कर रहे हैं, ये सब आपकी ओसीडी है। अब नॉर्मली कोई भी पर्सन है, कहीं भी कोई इमोशन जुड़ जाता है तो उसके दिमाग में भी कुछ रिपीटेड थॉट्स आते हैं, उसको भी इच्छा होती है कि मैं एक्शन लूँ। जैसे सबसे कॉमन एग्जांपल है आजकल मोबाइल का। तो अगर आप मोबाइल में, सोशल मीडिया पे सब लोग हैं, और एक फोमो है हमारे अंदर, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि कहीं ऐसा ना हो कुछ इन्फॉर्मेशन हमसे छूट जाए, पीछे रह जाए। हाँ जी। तो इसलिए हमारा माइंड हमें बार बार कुछ ना, अरे इंस्टाग्राम ही खोल ले या यूट्यूब पे देख लेते हैं। जैसे अभी आप इस पॉडकास्ट को अपलोड करेंगे तो उसके बाद आपको ये भाई कितना व्यूअरशिप आ गई, है ना, कितने लोग इसको पूरा देख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, और ये आपके दिमाग में आइडिया है और आपने इस पर एक्शन लिया, तो वो कुछ समय तक एक हैंगओवर की तरह आपके अंदर रिपीट होगा।
ठीक है। अब जब तक आप नेक्स्ट एपिसोड नहीं अपलोड कर देंगे तब तक एक ये रहेगा कि देखें कि इसकी रीच कितनी पहुंची है। reach है, ये सब कॉमन है, सबको होता है। ठीक है। पर प्रॉब्लम कब होती है, कब हम डायग्नोसिस बनाते हैं, जब अनवांटेडली ऐसा हो रहा है और आपको बहुत अनकंट्रोलेबल एंजाइटी हो रही है, आपका सेल्फ कंट्रोल खो गया है और आपको वो एक्शन लेना ही लेना है, जैसे कि आपका माइंड आपको पूरा कैप्चर कर चुका है और वो फोर्स कर रहा है कि ये कर, नहीं तो ये हो जाएगा। तो वो प्रॉब्लम है। तो मैम इसके अंदर कब पता चलता है कि एक ह्यूमन वाकई इससे सफ़र कर रहा है, ओसीडी से सफ़र कर रहा है? क्योंकि नॉर्मल चीज़ें जैसे आपने बताई वो तो बिल्कुल नॉर्मल, वो सबके साथ होती है, बट एक पर्टिकुलर एक्सटेंट तक जब वो चीज़ पहुंचती है तब वो जो इंसान होता है ना, वो सोचता है कि नहीं यार ये तो मेरे साथ पहले से ही हो रहा है। तो उसको जब वो एक रेज हो जाती है चीज़, तब कैसे पता चलता है कि हाँ मेरी जो सिचुएशन है वो थोड़ी ख़राब हो गई है पहले से? जब भी आपका सेल्फ कंट्रोल आपके ऊपर से चला जाए। अच्छा। आप चाह नहीं रहे हैं कुछ करना, आप चाह नहीं रहे हैं कुछ सोचना, वो चीज़ ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में आ रही है, अनवांटेड है, बेतुकी है, आपको पता है कि इसका कोई सेंस नहीं बनता है, लेकिन वो आ रही है। ठीक है। और वो आपको एंग्जाइटी दे रही है, आपको बिल्कुल फ्रीज कर ले रही है कि जब तक आप अपने माइंड के सजेशन को नहीं मानेंगे, कोई एक्शन नहीं लेंगे, वो चीज़ नहीं करेंगे, तब तक आपका माइंड आपको फ्री नहीं कर रहा है। मतलब आप बिल्कुल ऐसे हो गए हैं कि पपेट, आपको आपका माइंड अब चला रहा है। ठीक है। तो उस टाइम पर हमें अलर्ट हो जाना है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, क्यों ये रिपीटेड चीज़ आ रही है और इतनी एंग्जाइटी हो रही है, और माइंड सजेस्ट कर रहा है कि ये एक्शन लेना ही बस इसका सोल्यूशन है। क्योंकि एंग्जाइटी को रिलीज करने के तो 100 और तरीके भी हो सकते हैं। आप डीप ब्रीदिंग भी करेंगे तो एंग्जाइटी रिलीज हो जाएगी, बट आपका माइंड कह रहा है कि नहीं। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ क्लीनिंग ओसीडी का। जो क्लीनिंग ओसीडी सफर है उसको ये लग रहा है हमें ये साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके लिए साफ नहीं है। ठीक है। अब उसको यहाँ लग रहा है कि यहाँ पर ना गंदगी है, अब उसको आँख से दिखाई नहीं दे रही, नाक से सूंघने पे कुछ पता नहीं चल रहा, छूने से भी नहीं पता चल रहा, लेकिन उसको ये वहम हो रहा है कि जिसने आकर यहाँ पर कप रखे होंगे उसके हाथ सही नहीं होंगे और उसने यहाँ पर ये रख दिया है। बिल्कुल, बिल्कुल। अब उसका माइंड उसको मानने ही नहीं दे रहा कि ये स्टोरी झूठी है, उसका माइंड उसको फोर्स कर रहा है कि ये स्टोरी सच्ची है। ठीक है। और अब वो कंपेल हो गया है कि वो ये मग उठाकर जरूरत पड़ने पर भी पानी नहीं पी सकता। तो मैम जैसे आप ये सारी चीज़ें बता रहे हो, इससे तो बहुत सारे रिलेशनशिप्स भी अफेक्ट होते होंगे। बहुत सारे रिलेशनशिप अफेक्ट होते हैं, डाइवोर्स भी हो जाते हैं। अच्छा। इतना भी हद आ जाती है कि डाइवोर्स भी हो जाते हैं। लोग अपने आप को कमरे में बंद कर लेते हैं, अपने बेड पर अब नहीं बैठने देंगे, अपने सामान को नहीं छूने देंगे, मेहमानों का आना जाना रेस्ट्रिक्ट कर देंगे। ठीक है। और अपना काम भी नॉर्मल तरीके से नहीं कर पाते हैं और इतना पेन होता है कि इतना रोते हैं और सुसाइडल थॉट्स तक उनको आते हैं कि ऐसी ज़िंदगी नर्क से तो अच्छा है कि चले ही जाएं दुनिया से। इस हद तक भी कंडीशन बिगड़ जाती है। तो मैम इन लोगों को समझाना, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको नहीं पता होता कि अभी हम लोग ऐसी सिचुएशन में हैं कि हमें काउंसलिंग की ज़रूरत है, और अगर उनको कोई बताता नहीं है तो फिर सोसाइटी के अंदर तो सिर्फ ये बोला जाता है कि यार वो पागल हो गया है, वो अपने आप को कमरे में बंद रखता है। मतलब इतनी ज़्यादा सिचुएशन अगर बढ़ जाती है, अगर उनको कोई तरीके से गाइडेंस वगैरह ना दे तो फिर उनका क्या है आगे का, क्या करियर क्या रह जाता है उनका? देखिए शुरुआत में ना कई बार लोगों को नहीं पता चलता कि वो किस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं। जैसे मेरी वीडियोस देखकर बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि अच्छा इसको ओसीडी कहते हैं। हाँ, काफियों को क्योंकि उनको नहीं पता होता कि इसका भी कोई प्रॉपर नाम है, इसका भी कोई डायग्नोसिस बनता है, इसका भी कोई इलाज होता है। ठीक है। बस वो कोई चीज़ बार बार रिपीट कर रहे हैं तो घर वाले भी बोल रहे हैं पागल है, बार बार एक ही काम की इसको झक लग जाती है, लत लग जाती है, इस तरीके से। उसको भी नहीं पता कि उसके साथ क्या हो रहा है, बस उसका दिमाग है जो उसको कुछ ना कुछ सजेस्ट कर रहा है और फोर्स कर रहा है। जैसे मैं एग्जाम्पल देकर बताती हूँ कि एक लेडी है, उसको ये दिमाग में आता है कि अगर तुमने जब भी भगवान का कोई पोस्टर देखा, कोई भी मूर्ति देख ली, इवन तुम सड़क पे जा रही हो, अगर पेड़ किनारे कोई छोटी सी मूर्ति भी रखी है तो तुम्हें भगवान के आगे हाथ जोड़कर सर झुकाना ही है। अगर तुमने अनदेखा कर दिया तो तुम्हारा पूरा घर तहस नहस कर देंगे भगवान, ऐसा बदला लेंगे। मैं रिलेट कर पा रहा हूँ आपकी बात को, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स भी काफ़ी ऐसे हैं जिनको होता है कि अगर वो मंदिर के बाहर से भी निकल रहे हैं ना, तो जब तक वो अपने माथे को नहीं चूमेंगे ऐसे करके, तब तक उनको कुछ होता रहेगा कि नहीं यार मैंने करा नहीं, मैं वहाँ से बाहर से निकल रहा। बिल्कुल, तो उनको एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा होती है। तो अब इसके पीछे अगर हम उनके साथ बातचीत करें और हिस्ट्री में जाएं तो पता चलता है कि उनके घर में बहुत सारे सुपरस्टिशंस थे, मतलब ऐसा माहौल था। उनके यहाँ पर रिलीजियस प्रैक्टिसेस को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता था कि भाई आपको पूजा पाठ करना है, विधि विधान करना है, भगवान का निरादर नहीं करना है आपको, और नहीं तो ऐसा, मतलब एक पूजा पाठ तो सही है लिमिट में, लेकिन अंधविश्वास के लेवल तक था। तो वहाँ से उसकी कंडीशनिंग वैसी हुई भी थी और उस कंडीशनिंग की वजह से
उसकी प्रोग्रामिंग की वजह से अब उसको डर लगता है कि अगर मैंने भगवान की आगे हाथ नहीं जोड़ा, जय नहीं करी, तो ये निरादर है और फिर भगवान नाराज हो जाएंगे, तो वो मेरे घर परिवार को नुकसान पहुंचाएंगे। अब उसको हो रही है अनकंट्रोलेबल एंग्जाइटी, और उसका दिमाग बता रहा है डर कि अगर ऐसा हो गया तो तुम कैसे वापस लाओगे। ठीक है। अब यहाँ पर फियर ऑफ डेथ इन्वॉल्व है या कुछ भी ऐसा जो अनहोनी हो जाए। हाँ। तो आदमी डरता है कि अगर सच में ही ऐसा हो गया तो इस एक्शन को रिवर्स कैसे करेंगे। उस डर से कंट्रोल होकर अब वो क्या कर रहे हैं, चाहे एक जगह से दूसरी जगह जाने में 100 मंदिर पड़ रहे हैं, लेकिन वो 100 के 100 में माथा टेक रहा है, हाथ जोड़कर सर झुका रहा है। उसकी मजबूरी हो गई है। तो जहां वो 10 मिनट में पहुंच सकता था, अब वो वहां 2 से 3 घंटे में पहुंच रहा है। मतलब ये तो बहुत इतना स्ट्रगल आ गई है, बहुत ज्यादा सीवियर हो जाता है। बिल्कुल। मेरे क्लाइंट थे, उनके घर से, उनकी जो दुकान थी वो सोने के व्यापारी थे, और उनकी दुकान से हार्डली 5 मिनट का रास्ता था, लेकिन वो 4-4, 5-5 घंटे में पहुंचते थे उस 5 मिनट के रास्ते से। क्यों पहुंचते थे? उनको क्या था कि जैसे एक कदम आगे रखा तो उनके दिमाग में ये था कि कण कण में भगवान होते हैं, तो उनका दिमाग इमेज बनाता था तुमने भगवान की छाती पे पैर रख दिया। ठीक है ना। अब एक बात बताइए, भगवान की छाती पे पैर रख दिया, उनको फर्श पर, सड़क पर जो है ना, वो ऐसे दिखाई दे रही है, उनका दिमाग इमेज बना रहा है कि उन्होंने भगवान के सीने पे पैर रख दिया है। अब उनको बड़ा पाप महसूस हो रहा है, तो वो वहीं पर फ्रीज होकर, खड़े होकर माफी मांग रहे हैं। फिर अगला कदम तो बढ़ाएगा ही ना, कोई इंसान तो उड़ नहीं सकता। तो फिर वो अगला कदम बढ़ा रहा है, फिर उनका दिमाग कह रहा है तुमने फिर वही गलती कर दी। इस तरीके से करते करते फिर वो वहीं उस कदम पे फ्रीज होकर फिर माफी मांग रहे हैं भगवान से, फिर एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं, फिर ऐसा कर रहे हैं, और फिर वो अपने वहां तक पहुंच रहे हैं। तो उन्होंने जाना ही छोड़ दिया, अपने भाई पे, जो उनके स्टाफ थे उन पर काम छोड़ना शुरू कर दिया। काम अफेक्ट होना स्टार्ट हो गया, घर वाले गालियां देने लग गए कि निकम्मा है, जानबूझ के कर रहा है, क्योंकि ये तो सब आपके हेड में हो रहा है। Exactly. बाहर तो कहीं डिस्प्ले हो नहीं रहा इसका। तो जिस पे बीतती है उसको ही पता होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है, और वो बताए, हिम्मत करके बताया भी उन्होंने। लोगों ने उनका मजाक उड़ाया कि पागल है, तो दिख नहीं रहा, अंधा है, सड़क है ये तो, कहाँ तूने भगवान की छाती पे पैर रख दिया। इस तरीके से उनका मजाक उड़ा रहे हैं, ये तो पागल हो गया है, इसे तो यहाँ भेज दो, वहाँ भेज दो, इस तरीके की चीज़। तो उनको शर्म आने लगी, उन्होंने बताना बंद कर दिया। अब वो सड़क पे पैर रखने लायक नहीं रहे। मतलब और अपने घर में भी उनको ये था कि बस वॉशरूम जाना है तो जाना ही है। बेड से उतरने में भी उनको डर लगने लग गया कि अगर पैर नीचे रखूंगा, और इस टाइम दिमाग ने ये बता दिया कि तूने भगवान के सीने पे पैर रख दिया तो फिर फ्रीज होकर करना पड़ेगा मुझे वहीं पर। तो जब वॉशरूम की अर्ज आती थी उसे भी दिन दिन में होल्ड करके रखते थे कि बहुत ही कम जाना पड़े मुझे, क्योंकि बाथरूम अगर आ भी रहा है, पॉटी आ भी रही है, तो बाथरूम तक जाना भी स्ट्रगल है उनके लिए। तो मैम ऐसे लोग सरवाइव कैसे करते हैं? बस इनका सरवाइव करना तो बहुत मुश्किल है। उन्हीं के शब्दों में ऐसा देखिए कि वो नर्क जैसी जिंदगी जी रहे होते हैं। कहते हैं हम जीते जी नर्क भोग रहे हैं, और इतना ज़्यादा वो करते हैं कि मैडम जैसे मेरे पास आते हैं कि मैम आप मेरी आखिरी उम्मीद हो, हम नहीं ठीक हुए तो बस अब नहीं जीना। इस तरीके की भी निराशा उनके अंदर आ जाती है, क्योंकि ओसीडी बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसा है कि टॉर्चरिंग डिसऑर्डर है। टॉर्चरिंग डिसऑर्डर है। और बाहर से इंसान सही दिखाई देगा, मतलब बाहर से आप देखकर उसको ऐसे नहीं कह सकते, वो कोई अजीब हरकत नहीं करेगा कि किसी को नोचने के लिए फिर रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है। वो चीखता चिल्लाता भी जब है जब उसको अनकंट्रोलेबल एंग्जाइटी हो रही है, डर लग रहा है, और सामने वाला उसको कोऑपरेट नहीं कर रहा। मेंटल डिसऑर्डर पूरा हो गया। जैसे मेरी क्लाइंट थी तो उनको बहुत सीवियर क्लीनिंग ओसीडी था। तो उनको क्या था कि कोई भी रिलेटिव, नेबर, कोई नहीं आ सकता था घर पे। अगर कोई आता था तो वो पहले बाहर चप्पल उतारे, फिर पैर धोए, अपने हाथ धोए, जब वो आएगा, और एक पर्टिकुलर एरिया था केवल वहीं बैठे, उसके अलावा वो दूसरी जगह बैठ गया तो उनका फोकस वहीं बना रहता था कि अरे ये यहाँ पर बैठ गया, इसने ये छू दिया, ये मतलब उनका माइंड बात नहीं करता था। जो भी गेस्ट आते थे उनका माइंड बस ये नोटिस करता रहता था कि इसने ये चीज़ छू दी, और कैलकुलेट अब इतनी सफाई करनी पड़ेगी। तो अगर कोई ज़बरदस्ती आ भी जाता था, वो बुलाना नहीं चाहती थी, मना करती थी, लेकिन कोई ज़बरदस्ती आ भी गया तो जाते उनका पहला क्या काम था कि वो जहाँ पर बैठा है उसकी सफाई करनी, पूरे फर्श पे पोछा लगाना, जो भी बर्तन या कोई भी चीज़ छुई है सब साफ सफाई होगी। और घंटों का प्रोजेक्ट हो गया अभी इनके लिए, और इनको ये कंपल्सिव वे में करना पड़ रहा है। तो ऐसे लोग तो मेरे ख्याल घर से बाहर भी नहीं निकल पाते होंगे इस चक्कर में। बहुत कम, कुछ ही थीम्स होती हैं जिसमें लोग बाहर जाते भी हैं, जो माइल्ड टू मॉडरेट लेवल का जिनको ओसीडी होता है, लेकिन जिनको सीवियर लेवल का होता है तो वो अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर ही लेते हैं, और जो माइल्ड लेवल पर होते हैं वो फंक्शन भी कर लेते हैं आराम से। ऐसे बहुत सारे आपने देखा होगा कि बॉलीवुड में भी इतने स्टार्स हैं जिनको ओसीडी है, लेकिन वो नॉर्मली फिल्म्स भी करते हैं, अवार्ड फंक्शंस में भी जाते हैं, सब करते हैं, लेकिन उनको भी ओसीडी है, वो मैनेजेबल है। अगर कोई ट्रीटमेंट ले रहा है और मतलब उसका माइल्ड लेवल है, कंट्रोल है उसका,
लेकिन जिनका सीवियर लेवल होता है तो वो उनकी लाइफ में बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं, या जिसकी बहुत पेनफुल और शेमफुल टाइप की थीम आ गई है। जैसे एक लड़का था, उसकी सिस्टर के लिए उसको सेक्सुअल थॉट आते थे, उसका दिमाग इमेज बनाता था। अब ये देखिए कितना शेमफुल सा है उस पर्सन के लिए। वो बता ही नहीं पा रहा था, किसी को भी घर में उसने नहीं बताया, वो चुप रहता था। बताने लायक की बात नहीं है। देखो ये बीमारी है, ठीक है ना, ये उसकी तो गलती नहीं है, उसके दिमाग में इस तरीके के थॉट्स बन रहे हैं। अब क्या हुआ कि उसके घर वाले ने बोला तू इतना गुमसुम क्यों रहता है, सारे दिन अपने कमरे में पड़ा रहता है, ना बहन से बात करे, तू ना माँ से बात करे। उसके फादर ने उसको बहुत ज़्यादा इस तरीके से बोला कि क्या है तू, मतलब उसकी रूम की तलाशी भी ली गई कि क्या करता है सारा दिन रूम में, ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं कोई गलत संगत में पड़ गया, दिन भर कुछ करता रहता है। बिल्कुल। लेकिन कुछ भी नहीं था, वो तो इस बीमारी से पीड़ित था, शर्म में बता नहीं सकता था। तो फिर उसने सिर्फ इतना कहा कि मुझे डॉक्टर को दिखा दो, मुझे कुछ प्रॉब्लम है, मैं डॉक्टर को ही बताऊंगा, आपको नहीं बता सकता। मैम लेकिन ये तो जैसे आप बता रहे हो कि सेक्सुअल थॉट्स वगैरह आ रहे हैं अपनी सिस्टर को लेके, तो कभी कभी कोई लोग तो ऐसे भी होते हैं कि वो डॉक्टर के सामने भी जाके प्रेजेंटेबल नहीं होते, वो डॉक्टर को भी अप्रोच अगर करते हैं ना तो बहुत ज़्यादा झिझकते हैं ऐसी चीज़ को बताने के लिए। हाँ, क्या है ना कि वो ना पहले साइकेट्रिस्ट के पास गए। हाँ जी। बहुत सारे साइकेट्रिस्ट इस तरीके के प्रैक्टिसेस करते हैं कि 4-5 पेशेंट्स एक साथ उनके चैम्बर में होते हैं, कैबिन में, एंड फिर वो थोड़ा सुनते हैं और लिख देते हैं। बहुत सारे साइकेट्रिस्ट ऐसे भी होते हैं जो एक क्लाइंट को ही पेशेंट को बुलाते हैं अपने उसमें। हाँ, लेकिन फिर भी 5 मिनट्स, हार्डली 10 मिनट्स जो है ना टाइम देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्वालिटी 1 आवर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक सेफ एनवायरनमेंट ज़्यादा प्रोवाइड किया जाता है साइकोलॉजिस्ट के क्लिनिक में। तो जब वो पहले साइकेट्रिस्ट के पास गया तो वो बता नहीं पाया वहाँ पर, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जिस साइकेट्रिस्ट के पास वो गया था तो वहाँ पर उसी कैबिन में 3-4 लोग और भी प्रेजेंट थे। हाँ, मैंने वही तो उसको बहुत शर्म आ रही थी कि मैं क्या बताऊँ। तो वो बस वही कि मेरे दिमाग में थॉट्स आते हैं, रिपीटेडली आते हैं, और फिर मेरा मन करता है कि मैं किसी से ना मिलूँ, चलो मुझे बहुत एंग्जाइटी होती है, इस तरीके से आइडिया दिया। तो डॉक्टर समझ गए कि रिपीटेड थॉट आ रहे हैं, अनवांटेड थॉट आ रहे हैं, तो ओसीडी है इसको। लेकिन क्या ओसीडी है, थीम क्या है, पूरा डिटेलिंग कुछ नहीं हुई। वो मेडिसिन खा रहा था, लेकिन मेडिसिन उसको सुला रही थी, उसको कोई इफेक्ट नहीं आ रहा था उसका। तो फिर उसने कहा मुझे ये नहीं, दूसरे डॉक्टर को दिखाओ, और उसने मेरी वीडियोस तब तक देख ली थी। तो फिर उसने मेरे पास भी उसने शुरू में 10-15 मिनट खुलने में लगाए कि मैम आप मेरे बारे में गलत मत सोचना। रिपीट यही करता रहा, मेरे बारे में गलत मत, इतना इमेज कॉन्शियस, क्योंकि बात ही ऐसी है। तो फिर मैंने उसको बोला कि नहीं आप कंफर्टेबल हो, और मैंने खुद ही सामने से बोला, क्योंकि अब इतने सारे क्लाइंट्स देखती हूँ तो समझ जाते हैं। तो मैंने उसको बोला कहीं तुम्हारी ओसीडी की सेक्सुअल थीम तो नहीं है, फैमिली मेंबर्स के लिए तो नहीं आते। एकदम उसके आंसू निकल पड़े, क्योंकि आप तो देख के बता सकते हो कि अगर किस चीज़ से वो बंदा सफ़र कर रहा है। आंसू निकल गए उसके एकदम से, वो रो पड़ा, कहने लगा मैम यही जो आप कह रहे हो ना यही है मुझे, और मैं कैसे बताऊँ, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा था, लेकिन आपने पकड़ लिया, यही बात है कि मेरी सिस्टर के लिए आते हैं और मुझे बहुत शर्म आती है, मैंने तो कभी ऐसा सोचा भी नहीं था। इस तरीके के थॉट्स आ रहे हैं उसको। और सोचिए कि एक जवान लड़का, अभी उसकी अपना पढ़ाई लिखाई कंप्लीट कर कुछ दुनिया देखने की उम्र थी, और वो इस रूप में फंस गया। तो ओसीडी इतनी बुरी तरीके से भी आपको टॉर्चर करता है, दिमाग मानता ही नहीं है आपका। समझ गया, ठीक है मैम। तो मैम इसके अंदर कोई मेडिकेशन वगैरह आप ले सकते हैं, या सिर्फ एक काउंसलिंग ही है जिसके थ्रू आप हील अप हो सकते हैं? देखिए ओसीडी की कोई स्पेशल मेडिसिन तो नहीं आती है, लेकिन बहुत सारे एंटी डिप्रेसेंट, एसएसआरआईज का कॉम्बिनेशन ही इसमें मेडिसिन देते हैं साइकेट्रिस्ट, ठीक है, और वो पेशेंट के हिसाब से वो जो भी कॉम्बिनेशन सूट करता है उस हिसाब से देते हैं। बट वो वर्क करती है उस हिसाब से जितना काउंसलिंग कर सकती है? देखिए क्या है कि इनिशियली अगर कोई इंसान अनकंट्रोलेबल स्टेज पर है, बहुत एंग्जाइटी और बहुत इरेशनल फियर उसको कैप्चर करे हुए, और वो काउंसलिंग कराने की कंडीशन में भी नहीं है, तो काम करे या ना करे, लेकिन मेडिसिन के अलावा कोई और ऑप्शन बचता नहीं है। बिल्कुल ठीक है ना, क्योंकि काउंसलिंग के लिए एटलीस्ट इस आपको माइंड फ्रेम में तो होना चाहिए ना कि आप अपने काउंसलर की बात सुन सकें, आप कुछ फॉलो करने लायक हो। तो जब बहुत ज़्यादा, जैसे अगर कोई 16-16 घंटे 20-20 घंटे अगर बाथरूम में फंस रहा है, मतलब इतना एक्सटेंड तक हो रहा है कि आप बाथरूम की दरवाजे दीवारें सब खुरच डाल रहे हो सफाई करके, आपके यहाँ पर जख्म खून बह रहे हैं आपके हाथों में, इतना बुरी कंडीशन हो रही है। अब इतनी बुरी कंडीशन पे इनिशियली काउंसलिंग बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं करती है, तो मेडिकेशन की नीड आई जाती है। ठीक है, तो इसके अंदर तो लोग मेरे ख्याल से हॉस्पिटलाइज भी हो सकते हैं कोई अगर वायलेंट केस हो जाए तो। एक्सट्रीम केस में भी लोग ऐसे वायलेंट नहीं होते हैं, वो खुद के साथ ही स्ट्रगल करते रहते हैं, सफ़र करते रहते हैं। लेकिन अगर किसी ओसीडी सफर को मार पीट दिया जाए या उसके साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार हो जाए, और ओसीडी के कॉम्बिनेशन में कोई और डिसऑर्डर भी
आ जाए जिसमें कि वो अपने सेंसेस को खो गया है, बिल्कुल मेनिया में चला गया है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गया है ना, इस तरीके से कि या तो बहुत वॉयलेंट हो गया है या बहुत डिप्रेस्ड हो गया है, कहीं ना कहीं हार्म कर सकता है खुद को या दूसरे को, तो इस केस में उसको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ सकती है, अदरवाइज नहीं पड़ती है। तो इनिशियली अगर कंडीशन अनकंट्रोलेबल है तो मेडिसिन की नीड पड़ेगी ही, ठीक है, पर वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करेंगे, वो आपके सिम्टम्स को थोड़ा रिड्यूस कर देंगे, जो अनकंट्रोलेबल एंजाइटी हो रही है बॉडी में उसको रिड्यूस कर देंगे, थोड़ा माइंड में जो ऑटोमेटिक थॉट्स का फ्लो है वो कम हो जाएगा, पर प्रॉब्लम रूट कॉज से सॉल्व नहीं होगी। सारे साइकेट्रिस्ट इस बात को जानते हैं, इसीलिए वो कहते हैं कि आप इसके साथ साइकोथेरेपीज भी कीजिए। तो इसकी बहुत सारी साइकोथेरेपीज होती हैं, तो वो कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा काम करता है। माइल्ड टू मॉडरेट लेवल पर आपको किसी भी तरीके की मेडिकेशन की जरूरत नहीं होती, बट सीवियर लेवल अगर कोई 10 साल से 20 साल से 30 साल से ओसीडी से सफ़र कर रहा है और ऑलरेडी मेडिकेशन पे है, तो फिर उसका मेडिकेशन धीरे धीरे छुड़ाया जाता है, क्योंकि अगर मेडिसिन ठीक कर सकती तो 30 साल में मेडिसिन ने ठीक नहीं किया, तो मेडिसिन ठीक नहीं करती है, लेकिन मैनेज करने वाली कंडीशन में आपको ला देती है, सिम्टम्स को रिड्यूस कर देती है ताकि आप अपने ऊपर वर्क कर सके। उसके बाद आप काउंसलिंग में तो बहुत सारे लोग हम पे डायरेक्टली आते हैं जो कभी मेडिसिन नहीं लिए हुए होते हैं, तो उनकी मेडिसिन कभी स्टार्ट ही नहीं होती है, ठीक है। और काफ़ी लोग ऐसे आते हैं जो पहले से मेडिसिन पर होते हैं, तो उनकी मेडिसिन थेरेपीज के बाद छूटनी शुरू हो जाती हैं, और एक टाइम आता है कि वो मेडिसिन से बिल्कुल बाहर हो जाते हैं, और रिलैप्स पे नहीं होता इसमें। अच्छा। क्योंकि जब आप पूरी तरीके से कॉग्निटिवली अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, आपकी रीप्रोग्रामिंग हो जाती है ना। आप देखिए कि जेनेटिक भी आजकल कोई प्रॉब्लम होती है तो एपिजेनेटिक्स का कॉन्सेप्ट आया, न्यूरोप्लास्टिसिटी है, सारी नेचुरल चीज़ों से, फूड चेंज करके, लाइफस्टाइल चेंज करके, थॉट प्रोसेस चेंज करके आपको ट्रांसफॉर्म ही कर दिया जाता है। तो आप जब बॉडी लेवल पर, मेंटल, साइकोलॉजिकल, इमोशनल लेवल पर पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म हो गए, और आपने जो गलतियां कर रहे थे जिसकी वजह से आप इस तरीके के लूप में फंसे, आपने वो सब सुधार ली, तो फिर आप दोबारा वापस रिवर्स कैसे होंगे? नहीं होते। तो इसलिए साइकोथेरेपीज इसका बेटर ट्रीटमेंट होता है, लेकिन क्योंकि इसमें मेहनत लगती है तो कुछ लोग थोड़ा ईजी वे में जाते हैं कि भाई इतनी मेहनत नहीं कर सकते, अभी कंडीशन बिगाड़ लिया, इतने सालों से कभी ध्यान नहीं दिया, तो इनिशियली मेडिसिन ले सकते हैं। तो मैम जैसे आपके पास अगर कोई सीवियर केस आए तो आप उसको देखकर पहले बोलोगे कि नहीं अभी आप उस सिचुएशन में नहीं हो कि मैं आपकी काउंसलिंग कर पाऊँ, इट्स बेटर कि आप पहले मेडिसिन वगैरह लो, मेडिकेटेड लो, उसके बाद ही जाकर मैं आपका ट्रीटमेंट कर सकती हूँ, क्योंकि पहले आप थोड़ा सा उसको माइल्ड पे ले आओ सीवियर से, उसके बाद जो भी होगा मैं आपकी काउंसलिंग कर दूंगी। ऐसा भी कभी कोई केस आया आपके पास? देखिए मोस्टली तो ना क्या होता है कि आज भी इंडिया में ये बड़ा दुर्भाग्य है हम लोगों का कि यहाँ पर सबसे पहले मेडिसिन की तरफ ही भागता है इंसान। हाँ जी। सो वो पहले तो जाएगा अपने फिजिशियन के पास, फिर कुछ टाइम वेस्ट करने के बाद वहाँ से फिर वो जाएगा साइकेट्रिस्ट के पास या न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, ठीक है, और फिर बाद में आता है इंडिया में नंबर साइकोलॉजिस्ट का। ओके। सो मोस्टली लोग तो मेडिसिन पर जो सीवियर कंडीशन वाले होते हैं वो होते ही हैं मेडिसिन पर, और अगर कोई ऐसा है जिसको अभी पता चला है कि ये जो मेरी हालत हो गई है, बिल्कुल बुरी से बुरी हालत हो गई है मेरी, ये जो है ना ओसीडी है, और वो डायरेक्ट हमारे पास आता है, तो हम पहली मीटिंग में ही देख लेते हैं कि उसकी कंडीशन सुनने समझने कुछ फॉलो करने लायक है क्या। अगर वो इस कंडीशन में होता है सीवियर ओसीडी होने के बावजूद भी, जैसे मेरी एक क्लाइंट है, वो आप ये देखो 23 घंटे भी बाथरूम में अटक जाते हैं, 23 आवर्स, यस। सो अब हम ये देखते हैं कि अगर कोई 23 घंटे भी अटक रहा है, लेकिन फिर भी वो कितना विलिंग है और कितना ज़्यादा उसके अंदर एक ये है कि वो फॉलो करने का जज्बा है, क्योंकि वो कैसे मैनेज करा, एक दिन वो इतना ज़्यादा अटक गए और अगले दिन वो अपने ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं और वो वॉशरूम ही नहीं जा रहे हैं, एक ऑल्टरनेट डेज जा रहे हैं इस तरीके से। और ये एक नहीं, ऐसे तमाम केसेस हैं मेरे पास, कोई 16 घंटे अटक रहा है, तो कोई 18 घंटे, तो कोई 23 घंटे अटक रहा है, इस तरीके से है, और 10-12 घंटे तो वाले तो आम केस है मेरे पास, जो बाथरूम में जो फर्श को भी, दीवारों को भी सब पूरा नोच डालेंगे, जैसे इतनी बुरी तरीके से सारे मग्स, बकेट, सब कुछ इतना क्लीन करना होता है उनको। किसी को ब्रश करने में 2-2.5 घंटा लग रहा है, हाथ भी धो रहा है तो 45 मिनट में हाथ ही धुल रहे हैं उसको, नहा भी रहा है तो पैटर्न में नहा रहा है, 5 बार ऐसे इधर से रगड़ना है, फिर 5 बार इधर से रगड़ना है। तो जैसे क्लीनिंग वाली जो थीम होती है वो बहुत ज़्यादा लोगों को के लिए बहुत टॉर्चरिंग होती है, क्योंकि लगातार पानी, डिटर्जेंट के उसमें 7-7, 8-8 पैकेट एक साथ खर्च कर देना, या फिर किसी को जैसे थीम ही है कि चेकिंग की है, कोई 25 बार चेक कर रहा है, कोई किसी की नंबर 80 पे रुक रहा है, 80 टाइम्स चेक करना है,
अब एक बार बताइए, गैस का नोब आप 80 टाइम्स चेक कर रहे हैं। Exactly. तो बहुत टाइम वेस्ट होता है, बहुत टॉर्चर होता है, आपका कॉन्फिडेंस बिल्कुल ख़त्म ही हो जाता है, क्योंकि आप वैसे भी नॉर्मल भी ट्रस्ट करने लायक नहीं रहते, आप अपनी सेंसेस पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, खुद पे ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, बार बार आपको डाउट आ रहा है। ठीक है। तो बहुत ज़्यादा सीवियर अगर कोई केस आता है हमारे पास और हम देख लेते हैं कि ये इस कंडीशन में नहीं है, तो हम बोलते हैं आप साइकेट्रिस्ट से भी मिलो और साथ के साथ मेडिसिन भी स्टार्ट करो और साथ के साथ थेरेपीज भी। तो एक तरफ मेडिसिन का सपोर्ट लो और उनको तरफ कॉन्फिडेंस counseling देते हैं कि कुछ ही समय बाद ये मेडिसिन का सपोर्ट हट जाएगा। ठीक है। क्योंकि बहुत सारे लोग पहले से ही अपना प्री नोशन लेकर आते हैं कि मेडिसिन नहीं लेनी है, चाहे लंबा ट्रीटमेंट चले आपके साथ, बट मेडिसिन नहीं लेती हैं। तो उनको हम बताते हैं कि अगर आप शॉर्ट टाइम के लिए मेडिसिन लेते भी हैं तो उसका ऐसा कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं आएगा, बट येस ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म में तो देखिए कोई भी चीज़ है, किसी भी चीज़ की मेडिसिन है तो उसका इफेक्ट आता है। ठीक है। तो वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर। तो मैम देखा जाए तो सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है एक इंसान का, वो तो बिल्कुल ही खत्म हो जाता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैं बाथरूम गया हूँ, अगर मेरे को 23 घंटे लग रहे हैं बाथरूम के अंदर, तो मैं अगर बाहर आऊँगा उसके बाद मैं घर वालों को या क्या जवाब दूंगा कि मैं 23 घंटे से मैं बाथरूम में अटका हूँ। अगर ठीक है, घर वाले भी होते हैं कि नहीं यार वो इतनी देर से बाहर नहीं आया, पूछो या जो भी है, बट वो अंदर ही अंदर घुटता नहीं जाता इसके अंदर। और बहुत ज़्यादा घुटन होती है, इतना रोते हैं लोग, मैं खुद भी कभी कभी बहुत भावुक हो जाती हूँ। मेरे सामने जब इतनी बुरी तरीके से लोग रोते हैं, जो क्लिनिक आते हैं, आते ही देखते ही ऐसे उनके आंसू छलक आते हैं, पैर छूने लग जाते हैं, हाथ जोड़ने लग जाते हैं, मैम बचा लीजिए बचा लीजिए। हम भी इंसान हैं, है ना, एकदम से अंदर का दिल भी कांप जाता है जब इस तरीके की कंडीशंस देखते हैं। बिल्कुल। छोटे बड़े किसी को नहीं छोड़ती है ओसीडी, किसी को भी किसी भी उम्र में हो सकती है, किसी भी जेंडर को हो सकती है, किसी भी एज में हो सकती है, बच्चे भी सफ़र करते हैं इससे। और आप ये देखिए कि जब कोई इतना बुरी तरीके से रो रहा है आपके सामने, लिटरली गिड़गिड़ा रहा है कि मुझे ठीक कर दो, एकदम नहीं ठीक होती है। मैं कितना भी चाहूँ, मैं अपना कितना भी बेस्ट दूँ, बट ओसीडी ठीक होने में समय लगाएगी ही। ऐसा नहीं होगा कि रातों रात ओसीडी ठीक हो जाएगी, क्योंकि ना तो रातों रात ये डेवलप होती है और ना ही रातों रात ये ठीक होती है। तो इसमें तकरीबन इंसान को साल से 1.5 से 2 साल के तक का भी समय लगता है पूरी तरह से बिना मेडिसिन के रिकवर करने का। बट ये बड़ा वर्दी होता है, मतलब इसका इतना बेनिफिट होता है कि आपकी पूरी आगे की लाइफ बच जाती है। ठीक है। हाँ, जब आप इस तरीके से मेहनत करते हैं, आप देखिए ना पूरी ज़िंदगी आप देखिए इस तरह से बिताएंगे, या फिर आप कुछ महीनों से लेकर साल 2 साल तक अपने ऊपर मेहनत करेंगे और फिर पूरी तरीके से आप ठीक हो जाएंगे। क्योंकि इतने सारे बहुत सारे लोगों ने तो खुद आकर ओसीडी सफरर्स की मदद करने के लिए मेरे साथ रिकवरी के बाद वीडियोस शूट किए। अच्छा। कि अपनी आइडेंटिटी की परवाह किए बगैर, ठीक है। कि ओसीडी में हमने नर्क जैसा जीवन जिया है। हमें पता है कि हम एक तरफ तो ये था कि अपनी मौत मांग रहे थे और अब हम बिल्कुल फ्री हो गए हैं। तो अब हमें लोगों को अवेयर करना है कि भाई ओसीडी से घबराओ मत, ये बहुत गंदी सी बीमारी है पर ये ठीक हो जाती है। हम हीलिंग के बाद ये होता है कि हाँ अब ये चीज़ फिर से कभी हमारे लाइफ लॉन्ग के अंदर कभी रिलैप्स नहीं होगा, फिर से ये चीज़ कभी नहीं आएगी? देखिए, जब भी आप कोई भी साइकोलॉजिकल जर्नी को तय करते हैं तो उसमें आप बहुत कुछ सीखते हैं। जैसे अगर हम सीबीटी की बात करें तो सीबीटी एक वर्ल्ड वाइड फेमस थेरेपी है, हाँ जी, कॉग्निटिव बिहेवियर बिल्कुल। थेरेपी, जिसमें आपके थॉट्स, आपके इमोशंस और आपके एक्शंस के बीच का एक ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन क्या होता है वो सिखाया जाता है। ठीक है। कैसे आपके बिलीफ, कैसे आपकी वैल्यूज़ इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, कैसे आपके पास कोई पास्ट की ट्रॉमा मेमोरीज हैं तो वो किस तरीके से रोल प्ले करती हैं कि आपके अंदर ये एंग्जाइटी बैठेगी, ओसीडी आपको होगी। तो सीबीटी में बहुत सारे हम एरर्स, थिंकिंग एरर्स पकड़ना सिखाते हैं और कैसे वो आपके इमोशंस को ट्रिगर करती हैं और किस तरीके से आपका गट ब्रेन और आपका मेन ब्रेन आपस में इंटरेक्ट करके अंदर कोई चीज़ डेवलप कर लेता है। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल देकर बताती हूँ। एक लेडी को ना चेकिंग की ओसीडी इसलिए डेवलप हुई, एक बार वो बस में ट्रैवल करी थी, उनका पर्स बस में छूट गया। ठीक है। अब ये किसी से भी हो सकता है। उसमें उनका एक मोबाइल था, 15,000 रुपये थे और एक उनकी चेन थी जो उन्होंने बस में चढ़ने से पहले उतार के अंदर रखी थी, कभी कोई चेन छीन ले। ठीक है। तो एक गोल्ड चेन 15,000 रुपये और उनका मोबाइल था। ठीक है। अब वो इत्तेफाक की बात है, पता नहीं कैसे वो कहने लगी मुझे समझ ही नहीं आया, मैं भूल गई। अब जब मैं घर पहुंची मुझे तब तक भी नहीं समझ में आया कि मेरे पास वो नहीं है। अब जब मैं घर पहुंची और मेरे को ऑटो वाले को पैसे देने थे तो तब जो है ना मैंने देखा, अरे मेरा पर्स कहाँ है। मेरे हस्बैंड ने इतना टॉर्चर किया मैडम मुझे, मैं आपको बता नहीं सकती, इतनी गंदी गंदी गालियाँ दी कि इतना नुकसान कराई हूँ मैं, मोबाइल, चेन और उसमें 15,000 रुपये थे, कि मेरे अंदर डर बैठ गया। और उस दिन से मेरे को बार बार दिमाग में लगने लगा तो उससे गैस तो नहीं खुली रह गई, दरवाज़ा तो नहीं खुला रह गया, क्योंकि मुझे इतना डर लगने लगा कि मेरा हस्बैंड अगर मेरे से कोई भी गलती हो गई तो मुझे फिर से बहुत ज़्यादा इंसल्ट करेगा, मुझे गंदी गंदी गालियाँ देगा, हाथ उठाएगा मुझ पर। उनको वहाँ से चेकिंग ओसीडी ट्रिगर हो गई।
उस फियर की वजह से कि कहीं मुझसे कुछ गलती ना हो जाए और मुझे इतना टॉर्चर सहना पड़ेगा, तो तू चेक कर ले। और फिर शुरुआत में एक आध बार चेक करने से और फिर उनका बढ़ता चला गया, ये धीरे धीरे बढ़ता चला गया। फिर वो हर चीज़ ही चेक करने लगी, सब्जी में भी बना रही हैं तो नमक भी डाल रही हैं, तो फिर भूल जा रही हैं कि क्योंकि एंग्जाइटी में रह रही हैं। Exactly. तो वो फिर बार बार सब्जी को चेक कर रही हैं, नमक भी चेक कर रही हैं, हर चीज़ को चेक करने की वो आने लगती है उनको। ठीक है। तो ऐसे डेवलप हो जाता है। और एक मैं बताती हूँ, जैसे मेरा एक क्लाइंट था, उसको क्या हुआ कि जैसे ही वो अपने घर से बाहर निकलता था और अपनी शॉप तक जाता था, तो वो जो भी होर्डिंग्स वगैरह हैं, अब कितने सारे होर्डिंग्स पढ़ते हैं, हम तो कभी ध्यान भी नहीं देते। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है ना, उसको ये था कि जितने भी होर्डिंग्स वगैरह पढ़ रहे हैं तो मुझे पता होना चाहिए कि ये कौन कौन से होर्डिंग्स लगे हुए हैं, तो वो उन्हीं की ही फोटो ले लेता था इस तरीके से। अगर किसी पर्सन को मिला तो मैं किस किस पर्सन को मिला मुझे याद रहना चाहिए मैंने क्या बात करी है, तो फ़ोन की रिकॉर्डिंग ऑन करके अपने पॉकेट में रखता था कि अगर किसी से भी दुआ सलाम भी हुई, कुछ भी बातचीत हुई, तो मेरे पास सब रिकॉर्ड होना चाहिए। मतलब एक सेंस ऑफ सेफ्टी की मेरी तरफ से कुछ छूटा नहीं, कुछ गलत नहीं हुआ। अब ये उसके अंदर कैसे डेवलप हो गई ये वाली ओसीडी, जब वो छोटा था तो उसके फादर बहुत बड़े नार्सिसिस्ट थे। अच्छा। एक नार्सिसिस्ट वो आदमी होता है जो बस अपने आप को ही सही समझता है और अपनी ही चलाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंस था घर में, मारना पीटना गाली गलौच उनके घर में बहुत आम था। तो घर में सब लोग बहुत डरे डरे से दबे दबे से रहते थे। तो जैसे उसके फादर कभी कोई काम बता देते थे घर में, और बच्चा ही तो है, अब बाहर गया भूल गया, ठीक है, आकर बताने लगा कि वो मिले थे, ऐसा कह रहे थे, पूछा भाई कौन मिले थे, कैसा कह रहे थे, बच्चे को याद नहीं आया कि भाई वो जो है ना, वहां से उसको इतनी मार पिटाई, अबे साले तू गधा है, ये वो, मतलब मैं वो गालियां बोल भी नहीं सकती जो उसने मुझे बताई। ऐसे इतना ज्यादा उसको जलील करना, और मतलब साला और गधा, साला गधा, वो कहने लगा मैंने इतना सुना है कि मेरे को इन शब्दों से भी मतलब दिमाग में चीज बिल्कुल वो गूंजते हैं मेरे। और मुझे इतना डर लग गया कि अगर मैं कहीं पर भी बाहर कुछ भी करने जा रहा हूँ, कि मैडम मैं कोई सामान लेने जाता हूँ, अपनी दुकान पर जाता हूँ, और आज मैं 38 साल का हो गया, लेकिन 38 साल का भी मैं वहीं अटका हुआ हूँ, मुझे वही डर लगता है। तो इसलिए मैं जिससे भी मिलता हूँ रिकॉर्डिंग करके रख लेता हूँ कि अगर कल को कोई पूछेगा तो मैं रिकॉर्डिंग में सुन के बता दूंगा कि मैं इससे मिला था और ये बात हुई थी, फिर से बात ना सुननी पड़े। और ऐसे ही वो फिर माइंड क्या करता है, जनरलाइज कर देता है। होर्डिंग पर भी जो है ना, तो वो बचपन की ही लेयर्स जब खुली तो पता चला सारे कनेक्शंस पहले ही थे। अब ये भी कनेक्शंस होते हैं जब किसी के साथ कुछ ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होते हैं इस तरीके के, कुछ जेनेटिक्स का भी रोल होता है। अगर किसी की मम्मी को, दादी को फैमिली हिस्ट्री है ओसीडी की, तो कई बार बच्चे वही चीज़ देख देख के, जैसे मेरी एक क्लाइंट थी, तो वो क्या करती थी, उनको बहुत सीवियर ओसीडी थी। ओके। उनके घर में कोई भी इंसान, उनको मल्टीपल थीम थी, चप्पल पहन के नहीं आ सकता था, उनकी रसोई में नहीं जा सकता था, उनके मंदिर के आले में कोई हाथ नहीं लगा सकता था, जो भी कुछ रात को बंद होगा घर का तो सब उनकी ऑब्जर्वेशन में ही बंद होगा। अच्छा, ठीक है ना। तो उनको ऐसे कई सारी थीम थी ओसीडी की, तो बच्चों को उन्होंने ऐसे ही माहौल में रखा। अगर बच्चा जरा सी भी कोई शैतानी कर देता तो खूब मार पड़ती थी बच्चों को। तो करते 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 के उनके 3 बच्चे थे, तो एक बच्चा तो उनसे नफरत करने लगा। वो कुछ ही टाइम बाद उसने बोला मुझे बुआ के यहाँ भेज दो, मुझे नहीं रहना इनके साथ, ये तो मुझे पागल कर देगी। उसने माँ को भी तू तड़ाक से बात करनी शुरू कर दी। जो दूसरा बच्चा था उस पर बिल्कुल ऑपोजिट असर हुआ, वो माँ की तरह ही बिहेव करने लग गया, उसने वो चीज़ कॉपी कर ली। और जो तीसरा बच्चा था वो बस यही देखता था कि कब मैं इस नर्क से निकलूं, तो वो माँ की डर की वजह से कर लेता था। जैसे ही माँ की नज़र हटी तो वो बिल्कुल वैसे ही करता था जैसे कि नॉर्मल इंसान करता है। तो 3 बच्चों ने सेम एनवायरनमेंट देखा और तीनों पर बिल्कुल अलग इफेक्ट आया इस तरीके से। तो एक जो बीच वाला बच्चा था वो ओसीडी के लूप में फंस गया। ठीक है, वो चीज़, और वो ही उनको अच्छा लगता था कि ये मेरी बात मानता है, ये बिल्कुल ऐसे करता है, तो वो तो मेरा राजा बच्चा हो गया। और जो 2 बच्चे मेरे अकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं उनकी खूब मारपीट आई रही है, लेकिन उनकी अपनी एक पर्सनालिटी अलग तरीके से डेवलप हो रही है। तो इस तरीके से उस पर्सन को ऐसे ओसीडी डेवलप हो गई तो ऐसे भी डेवलप हो जाती है। और कई बार हमारे अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स गड़बड़ हो जाते हैं हमारे और लाइफस्टाइल, पुअर लाइफस्टाइल की वजह से। जो हम आजकल हो गया ना, रात को लेट सोएंगे, जंक फूड बहुत ज़्यादा खाएंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे और अपने आप को बिल्कुल टॉर्चर करेंगे फिजिकली मेंटली, तो बहुत सारे उसके सेरोटोनिन लेवल्स, डोपामीन लेवल आपके डाउन हो गए, ग्लूटामेट, सब ये केमिकल्स की केमिस्ट्री बिगड़ गई, तो उसकी वजह से भी आपके इंट्रूसिव थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं। और जैसे आप उस पर एक्शन लेते हो तो आप लूप में फंस गए बस आप। मतलब मैम मैं सच्ची बताऊँ, मेरे को इतना अच्छा लग रहा है ना बात करके, इतनी सारी नॉलेजेस, मतलब जिस हिसाब से आप बात कर रहे हो इतनी अच्छी इंसाइट्स मिल रही हैं। मैम अब बात करते हैं बच्चों के बारे में। बच्चे, जैसे अभी आपने पीछे भी कहा था कि बच्चों के ऊपर भी इसका असर पड़ता है, तो मैम जो छोटे बच्चे हैं जिनको पता ही नहीं है, अच्छा अब आज की डेट के अंदर जैसे हम लोग भी बच्चे देखते हैं, सब कुछ है, कोई बच्चा स्कूल से आया, उसने आके बैग उतारा और एक पर्टिकुलर जगह पे रख दिया,
अगले दिन स्कूल किया, वापस आया, वहीं पर ही जगह रख दिया, उसी जगह पे कपड़े उतारे, एक पर्टिकुलर जगह पे हम लोगों ने वहीं पर ही सब कुछ फोल्ड वगैरह करके कपड़े रख दिए। तो मैम अगर आप उन बच्चों का कुछ भी चीज़ हटाते हो या वहाँ से अगर आप डिस्प्लेस करते हो तो बच्चा ना चिड़चिड़ा हो जाता है कि भाई आपने मेरे से बिना पूछे मेरी जगह क्यों, मतलब यहाँ से मेरा सामान क्यों हटाया, मेरा बैग क्यों हटाया, मेरे कपड़े क्यों हटाए। तो ऐसे बच्चों को भी ओसीडी होता है या उनका वो डेवलपिंग स्टेट के ऊपर होते हैं वो कि नहीं अब यहाँ से इनका ओसीडी धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ने लगेगा। ओके तो जैसे आपने बताया है कि इसको कहते हैं ना ऑर्गेनाइज करके रखना, हाँ जी। एक सिस्टमैटिकली आपको सिमेट्री में कुछ चीज़ रखना। अब ऐसे हम सब बच्चों को शिक्षा देते हैं कि बेटा जब आप स्कूल से आओ तो बैग एक जगह रखो, जूते एक जगह रखो, ड्रेस उतार के रखो, और ये हर घर में बच्चों को एजुकेट किया जाता है हाँ ऐसे डिसिप्लिन के लिए कि ताकि वो ऑर्गेनाइज होना सीख जाएं। बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। हाँ जी। अब या तो उनको इस तरीके से प्रेशराइज ट्रेनिंग दी गई है ठीक है। जहाँ पर उनको कोई फियर है, तो वहाँ पर उनकी आदत सी एक डेवलप हो गई है। अब कोई भी उनकी सिमेट्री बिगाड़ देता है। जैसे मेरे पास एक बच्चा था, वो 11 साल का था, वो बुक्स एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करता था और एक पर्टिकुलर स्टाइल था उसका रखने का। अगर उसकी सिस्टर जो उससे छोटी थी आकर कुछ भी छेड़ देती थी, जो भी उसकी टेबल ऑर्गेनाइज करके रखता था वो छेड़ देती थी, तो उसको बहुत मारता था। उस बच्चे को नहीं पता था उसके साथ ये क्या हो रहा है, लेकिन वो कहता था मुझे अच्छा नहीं लगता कि अगर कोई भी कुछ बिगाड़ देता है। पेरेंट्स को ऐसा लगता था अरे वाह मेरा राजा बच्चा इतना अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है और ये तो कोई बीमारी कैसे हो सकती है। पर जब यही चीज़ उसकी ज़्यादा बढ़ने लग गई, हर चीज़ में होने लग गई कि अगर उसका शू भी रख रहा है वो हल्का सा भी टेढ़ा हो गया तो उसको प्रॉब्लम हो रही है बहुत ज़्यादा। हाँ जी, हाँ जी। फिर उसके साथ क्या हुआ कि अगर वो रास्ते में भी जा रहा है अपने घर से स्कूल के रास्ते में, एक रास्ते से जाएगा उसी रास्ते से वापस आएगा। और क्या इसमें और टॉप हो गया ऐड, वो ये जितने कदम लेकर जाएगा स्कूल उतने ही कदम में स्कूल से वापस आएगा। अब क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि मैं यहाँ से उठूँ और अपने दूसरे उसमें जाऊँ? तो अगर मैं 10 स्टेप लेकर जाऊँ तो आऊँगी भी मैं 10 ही स्टेप में। हो सकता है 10 के 12 हो जाए और हो सकता है 10 के 8 हो जाए, लेकिन उसको एक स्ट्रॉन्ग अर्ज थी अंदर से आती थी कि नहीं, जितने स्टेप लेकर मैं स्कूल गया हूँ, क्योंकि उसका बिल्कुल पास में ही स्कूल था तो बच्चे पैदल ही जाते थे स्कूल में, और उतने ही जो है ना स्टेप लेकर मैं वापस आऊँ। तो जब ये सारी कंडीशन बढ़ती चली गई तब पेरेंट्स को लगा कि नहीं यार ये मेरा बच्चा डिसिप्लिन्ड और ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, ये तो कुछ प्रॉब्लम है इस तरीके से। तो फिर पेरेंट्स के साथ भी चेक किया गया, तो पेरेंट्स ने शुरू से ही बहुत छोटी सी एज से ही थोड़ा डिसिप्लिन डेवलप करने पर बहुत ज़्यादा फोर्स किया एकदम से। तो उस चीज़ में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं उस चीज़ को लिटरली ले लेते हैं, उनका माइंड उसको पिक कर लेता है। ठीक है। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं लापरवाह बदमाश टाइप के बच्चे होते हैं जो हर ऑर्डर को नहीं मानते, हर कमांड को नहीं मानते। तो ये डिपेंड करता है बच्चे से के ऊपर कैसा इफेक्ट आएगा, एनवायरनमेंट कैसा है उनका, एनवायरनमेंट कैसा। तो मैम जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, छोटे बच्चे, वहाँ पे उनको काफ़ी बुली किया जाता है। जो बच्चे होते हैं वो तो काफ़ी तो निकल जाते हैं, लेकिन जो बुली होके दब जाते हैं ना, उनका जो माइंडसेट होता है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है उन चीज़ों से कि मेरे को पता है कि अगर मैं कल स्कूल जाऊँगा तो वो वाला पर्टिकुलर बच्चा या जो भी XYZ है वो मेरे को वैसे ही ट्रीट करेगा जैसे उसने मुझे आज ट्रीट करा। तो मैम इतना ज़्यादा उनका माइंड प्रेशर आ जाता है, माइंड के अंदर प्रेशर हो जाता है। कोई बच्चे तो ऐसे भी होते हैं कि वो डिप्रेस हो जाते हैं, बट वो चीज़ें इतनी ना वो घर पे आके बता नहीं पाते। तो इन ऐसे बच्चों को कैसे ट्रीट करा जा सकता है और कैसे हील अप करा जा सकता है? बुली का तो मेरा खुद का ही एक्सपीरियंस है। जब मैं छोटी थी तो मैं बहुत ज़्यादा पतली थी, अंडरवेट थी, तो मेरे स्कूल के बच्चे भी मुझे बहुत बुली करते थे कि हैंगर है, बिल्कुल डंडी जैसी लगती है, दिखती नहीं है अच्छी, इस तरीके से। और फिर जब बच्चे को बार बार ऐसे इंसल्ट किया जाता है तो फिर मैं शाय भी हो गई थी बहुत ज़्यादा। ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैंने इन लोगों के साथ बात करी, अब मेरे साथ खेले तो ये मेरी बेइज्जती करेंगे, तो मैं रिजर्व रहने लग गई थी। और बुरा तो लगता ही है ना बच्चे को कि अगर कोई इस तरीके से करता है। इतनी हिम्मत थी नहीं कि उनका सामना करूं, ठीक है, और उनसे लड़ लूं या कुछ भी। तो मुझे पता है पर्सनली भी कि ये कैसा फील होता है, क्योंकि बचपन में मेरे को इतना पेट में दर्द होता था। अच्छा। और बार बार फ्रीक्वेंट वॉशरूम जाने की अर्ज होती थी, और मेरे पेरेंट्स ये सोचकर कि शायद पेट में कीड़े हो गए हैं, नाप उतर गई है, पहले तो लोग ऐसे ही सोचते थे ना, बिल्कुल। तो मुझे डॉक्टर के यहाँ ले जाते रहते थे, कभी नाप को चढ़वा दिया, ठीक है। और पागल बनाने वाले भी जो है ना यही सब कहते थे, हाँ यही हो गया है। हाँ, किसी को पता ही नहीं था कि क्या एंग्जाइटी वगैरह ऐसे होती है। तो जब भी कोई बच्चा बुली होता है तो उस पर क्या इफेक्ट आएगा, या तो वो बुली होने के बाद इतना अंदर अंदर सप्रेस कर लेगा और उसका सप्रेशन एग्रेशन में बदल जाएगा। ओके। और जब उसको बुली किया गया उसके अंदर उस वक्त हिम्मत नहीं थी, लेकिन वो धीरे 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 ह्यूमन बॉम्ब तैयार हो रहा है। और फिर जब ऐसी उसकी पावर्स बढ़ेंगी
तो वो फिर दूसरे लोगों को बुली करेगा, ओके, फिर वो इतना ज़्यादा टॉर्चर करेगा, किसी भी हद तक जा सकता है, उसका गुस्सा निकलेगा, अनकंट्रोलेबल एंगर, रेज उसके अंदर से निकलेगा, ठीक है। या फिर वो उसका सप्रेशन एकदम पैसिव चला जाएगा, यानी कि वो दब्बू बन जाएगा बिल्कुल। अच्छा। यानी कि वो जैसे बचपन में लोगों के हाथों बुली होता आया है, दबा है, ऐसे ही वो बाद में भी लोगों से दब कर रहेगा। तो मेरे पास दोनों तरीके के केस आते हैं जिन बच्चों को पेरेंट्स बहुत ज़्यादा दबाते हैं। जैसे एक लड़का था, उसके पेरेंट्स ना, उसके फादर स्पेशली बेल्ट से मारते थे उसको, इतना बेल्ट से मारते थे उसको, जब तक बच्चा छोटा था 13 साल के करीब वो पिटता रहा, लेकिन वो अंदर अंदर से तैयार हो रहा था। एक दिन जब वो 13 साल से ऊपर हो गया और धीरे धीरे वो अंदर पावर्स महसूस कर रहा था, लेकिन उसकी शायद बर्दाश्त नहीं हुई थी तब तक। एक दिन उसके फादर उसको मारने के लिए आए और उसकी बर्दाश्त हो गई थी उस दिन, उसने पकड़ी बेल्ट और खींची और दे दबादब अपने फादर को जब मारा उसने बुरी तरीके से। उस दिन उसके फादर को समझ में आया कि पिटते हैं तो कैसे लगते हैं, और वो डरने लगे अपने बच्चे से। उस दिन से हाथ नहीं उठाया, लेकिन उन्होंने बहुत मारा, बहुत मारते थे उसको, छोटी छोटी गलतियों पर भी बहुत ज़्यादा मारते थे। गाली देना तो ऐसे जैसे कि बच्चे को हम घर में बुलाते नहीं रहते उसका नाम लेकर, हाँ जी, हाँ या ऐसे गाली से ही बुलाते थे और मारते भी थे उसको। लेकिन जब उसकी बर्दाश्त ही हो गई, उस दिन से उसने साफ साफ बोल दिया अपने कॉलर पकड़ के अपने फादर का कि अगर आज के बाद मुझे हाथ लगाया ना तो तुझे जान से मार दूंगा। तू तड़ाक हो गई, मार पिटाई हो गई। अब फादर को समझ में आ गया कि अब मेरे हाथ से बात निकल गई, क्योंकि बच्चे का, जवान बच्चे का तो हाथ भी बड़ा कैड़ा पड़ा, ठीक है ना। और जब वो आंख में आंख डालकर बिल्कुल कॉलर पकड़कर आपसे ये बात कह रहा है कि तुझे जान से मार दूंगा, यही जमीन में गाड़ दूंगा, तुझे जितना मारना था मुझे मार लिया तूने, आज के बाद नहीं मार पाएगा तू, और अपने फादर का नाम ले रहा है वो लिटरली। तो आप सोचो उस टाइम पर फादर भी कांप गया एक तरीके से कि अभी हमारे हाथ से निकल गया। तो पीछे वो कितना भी बड़बड़ाया लेकिन बच्चे को हाथ नहीं लगाया उसने। और मेरे पास क्या कंप्लेन है कि बच्चा बहुत बदतमीज हो गया है और इसकी काउंसलिंग करवाने आया है। जब पूरा हिस्ट्री निकली तब पता चला कि आपने ही मारपीट के उसे ऐसा तैयार किया है। एक केस दूसरे तरीके का आया कि जिसमें कि पेरेंट्स ने कभी भी बच्चे को कुछ करने नहीं दिया, कुछ वो करता भी था तो कमी निकाल देते थे, उसको बुली करते थे। स्कूल में भी, क्योंकि वो जब घर में बच्चा दबा दबा रहता है तो स्कूल में ही कौन सा वो कुछ करेगा, तो स्कूल वाले भी उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते थे, बच्चे सब लोग मजाक उड़ाते थे। वो अब 23 साल का भी हो गया, लेकिन वो 23 साल का भी बच्चा ही है। अब वो 23 साल में भी कोई डिसीजन नहीं ले पाता, 23 साल में भी वो दबकर ही रहता है। वो पापा से परमिशन लिए बिना, पापा की मोहर लगवाए बिना कुछ नहीं कर सकता। अब उसी के पापा कहते हैं तू इतना दबता है, तुझसे कुछ डिसीजन लेना नहीं आता, तुझसे कुछ करना नहीं आता, ये नहीं पता जो हुआ है कि वो आपने ही तो बनाया है उसको, हाँ। इतना दबा के रखा उसको। और उसके अंदर गुस्सा उसके अंदर भी है, लेकिन उसके अंदर हिम्मत डेवलप नहीं हुई कि वो कुछ किसी का सामना कर सके। क्योंकि जब भी कुछ हुआ तो उसको बुली किया गया, उसको हमेशा क्रिटिसाइज किया, उसकी बेल्ट से पिटाई नहीं हुई, लेकिन उसको शब्दों से इतना बुरी तरीके से इंसल्ट किया गया कि उसको लगने लगा तू कुछ भी करेगा तो तेरे से गलती होगा। उसका विश्वास ही नहीं डेवलप हुआ अपने ऊपर। तो बैलेंस्ड अप्रोच होनी चाहिए। बच्चों को अगर कभी डांटना भी पड़े तो सही शब्दों में, बिना उसके दिल को दुखाए, बिना उसको मारे पीटे, सही तरीके से उसको समझाना चाहिए। ठीक है। अच्छा मैम, सोसाइटी में देखा जाता है लोग ना काफ़ी इमोशनल भी होते हैं, स्पेशली जो लड़कियां होती हैं, गर्ल्स होती हैं, अच्छा लड़के भी होते हैं। बट क्या होता है कभी कभी ना वो अपने जो जैसे रिलेटिव्स होते हैं, अपने मदर फादर होते हैं, उनको ना खोने से बहुत डरते हैं कि नहीं कल को अगर इनकी डेथ हो गई तो क्या होगा, ये होगा वो होगा। बट क्या है, अब जब किसी के भी फादर की डेथ हो गई, अब उसका बहुत ज़्यादा उससे प्यार है बच्चे का, उसके बाद ना वो मेंटल डिसऑर्डर भी काफ़ियों के अंदर देखे जाते हैं कि नहीं ये मतलब दिमाग से नहीं ठीक, वो इतना याद करता है उन्हें सोच सोच के कि वो एंग्जाइटी हो गई है या डिप्रेशन हो गया, कुछ नहीं पता। वो इतना ज़्यादा अपने ऊपर वो चीज़ ले लेते हैं कि नहीं मैं अपने फादर के बिना रह नहीं सकता, मैं आगे क्या करूँगा, मेरे को याद आती है या व्हाट्सएवर जो भी चीज़ है। तो इन चीज़ों को भी मतलब हम लोग हैंडल कर सकते हैं काउंसलिंग के थ्रू। बिल्कुल। ऐसे मेरे को 2-3 केस याद आ रहे हैं। जैसे आपने ये पूछा कि एक लड़की थी, 14 साल की बच्ची थी, कोविड में उसकी मदर की डेथ हो गई। ओके। सो अब कोविड में उसकी मदर की डेथ हो गई तो इकलौती बच्ची थी वो, ठीक है। और उसके फादर अब्रॉड रहते थे और वो बच्ची अपनी मदर से बहुत ही क्लोजली अटैच थी। ठीक है। अब वो इतनी ज़्यादा क्लोजली अटैच थी, उसकी मदर ने उसको इतना पैम्पर करके पाला हुआ था कि वो स्कूल जाती थी तो 6 डेज़ की पूरी यूनिफॉर्म बिल्कुल अलग 6 ही सेट ले रखे थे उन्होंने कि हर दिन मेरी बेटी बिल्कुल नीट एंड क्लीन, इतना पूरा वेल तैयार होकर जाएगी, अच्छे से पूरा प्रेस व्रेस करके रखती थी। अगर वो रात को 1 बजे तक भी पढ़ रही है तो उसकी मदर उसके बराबर में ही बैठी रहती थी। अच्छा। मतलब उसको अपने हाथ से खाना खिलाना, सब कुछ इतना पैम्पर करके उसको पाल रखा था। अब कोविड में हो गई उनकी डेथ। अब बच्ची से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मेरी मदर चली गई, उसके लिए बड़ा सदमा हो गया। तो जब भी कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड होता है तो वहाँ पर सबसे पहले आता है डिनायल। ओके।
आदमी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता नहीं ना कर कि ये पाता। कैसे हो गया। फिर उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो उसको भी कभी भगवान पे गुस्सा आ रहा था, वो भगवान को भी भला बुरा कहने लगी थी कि भगवान ऐसे कैसे कर सकते हैं, मेरे से छीन लिया, भगवान बहुत निर्दयी हैं, भगवान तो है ही नहीं, भगवान तो राक्षस है। तो उसका गुस्सा भगवान पर निकला था। जो रिश्तेदार वहाँ पर अवेलेबल थे, क्योंकि उसके फादर तो वहाँ फंसे हुए थे, हाँ जी, वो नहीं आ सकते थे, ठीक है। तो जो रिश्तेदार थे, उसके मामा वगैरह, उसके चाचा वगैरह जो लोग थे, उन सब पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि इन लोगों ने ठीक से ट्रीटमेंट नहीं कराया, इसलिए मेरी मदर चली गई। लेकिन गुस्सा करने से, किसी को कोसने से मदर तो वापस नहीं आ सकती। तो जब भी कुछ अनएक्सपेक्टेड होता है तो आदमी डिनायल में जाता है, फिर उसके अंदर से एंगर उसका बाहर निकलता है। उसके बाद बार्गेनिंग, काश ऐसा हो जाता तो वैसे, काश उस टाइम मम्मी की तबीयत खराब हो रही थी, मैं इनको फ़ोन कर देती, वो एक फ्रेंड है वो सोच डॉक्टर आ अंकल जाती है, है। ऐसा वो दिमाग में बार बार वही चीज़ चल रही है, ठीक लेकिन है। उससे भी कुछ नहीं हो रहा। जब कुछ समय उसने देख लिया कि इस सबसे कुछ नहीं होगा, तो इंसान जाता है डिप्रेशन वाले फेज में। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। और उसको एक्सेप्टेंस तो होती नहीं है, तो बार बार वही चीज़ें याद आना, वही चीज़ पूरा, जब से मम्मी की तबीयत खराब हुई, हॉस्पिटल में एडमिशन से लेके सब चीज़ें उसको दिमाग में रिकॉल हो रही हैं, ठीक और है। वो रोई जा रही है, बिल्कुल गुमसुम हो गई है, ना खा रही है, ना नींद आ रही है, ना किसी से बात कर रही है। डिप्रेशन वाला फेज, ये फेज सबका वेरी करता है। किसी का ये कुछ दिनों तक चलेगा, किसी का कुछ महीनों तक, और कुछ लोग सालों तक भी अटके रहेंगे। Okay. इवेंचुअली इसके बाद एक लास्ट फेज आता है एक्सेप्टेंस का। तो ये ग्रीविंग की 5 स्टेजेस होती हैं। Okay. जब भी किसी इंसान को कोई गहरा दुख पहुंचता है तो ये 5 स्टेज से गुजरता है। पहला डिनायल आता है, दूसरा एंगर, तीसरा बार्गेन, चौथा डिप्रेशन एंड पांचवा एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस तक पहुंचना, क्योंकि आपकी लाइफ में एक्सपेक्टेड हो या अनएक्सपेक्टेड हो, आपको एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। हर चीज़ तो आपकी मनचाही नहीं होगी। नहीं अब होगी। कोविड में उसकी मदर चली गई, तो इसमें तो किसी का कोई कसूर नहीं है, बहुत सारे लोग गए, तो अनएक्सपेक्टेड हुआ, बट एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा ना। लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, उससे ठीक है। इतना ज़्यादा परेशान थी वो हर समय अपनी मदर की फ़ोटोज़ से बात करती रहती थी, सारी एल्बम्स देखते रहना, हर चीज़ याद करना कि जैसे अभी मैं यहाँ पर बैठी हूँ तो मेरे साथ ही मेरी मम्मी बैठी है। Okay. कुछ भी हर समय वो जो था, उसकी मदर ने जो एक पूरा उसको बहुत प्यार का ऑरा बना रखा था, वो मतलब सब वो thought process ही उसी वैसा हो थॉट गया। प्रोसेस में बार बार लोग, और रोते रहना। तो जब उसको बिल्कुल 8-9 दिन हो गए, नींद नहीं आ रही थी उसको, तब उसके घर वालों ने, भाई ये तो दिमाग चल जाएगा इसका, 8-9 दिन हो गए, पूरा नींद ही नहीं आ रही है, आँख झपक ही नहीं रही है, वो दवाई का भी कोई असर नहीं हो रहा है, गोली भी खिला दी मिलाकर, ठीक है, बहुत मुश्किल से बहाने से उसकी मौसी ने कि एक टुकड़ा तुझे खाना ही पड़ेगा, तुझे मम्मी की कसम है, ऐसे करके खिलाया, लेकिन उससे भी उसको नींद नहीं आ रही है। तब उनके साइकियाट्रिस्ट ने बोला कि इससे बात करवाओ थेरेपिस्ट अगर से। इसके अंदर एक्सेप्टेंस हम नहीं मानते तो कहीं ना कहीं सुसाइड की तरफ भी जाता है रास्ता। देखिए, किसी भी एक्सट्रीम तक जाता है, तो उसको यही तो था ना कि अब मम्मी नहीं आ सकती है तो मुझे भी नहीं जीना, तो वो दूसरा तरीका खोज रही थी। डायरेक्ट ना सुसाइड कमिट कर इस तरीके से हालत खराब हो जाएगी तो आदमी मरेगा ही ना, मरेगा, बिल्कुल। क्या करेगा। तो एक ये केस है, ऐसे ही एक सिमिलर केस एक दूसरी लड़की का है, उसकी मदर कैंसर से मर गई। अब कैंसर से मर गई, किसी का कोई कसूर नहीं, लेकिन उसने अपने फादर से नफरत डेवलप कर ली कि इन्होंने ढंग से इलाज नहीं कराया, ठीक है ना, या फिर हम लोग इतने अमीर क्यों नहीं हैं, हम विदेश क्यों नहीं ले जा सके, इस चीज़ से शिकायत डेवलप कर ली। और उसने क्या किया, अपने घर में जितनी भी मदर की फ़ोटो थी, वो अपनी मदर की फ़ोटो नहीं देख पाती, सारी उल्टी करती, सारी एल्बम्स को उसने ताले में बंद करके रख दिया। घर में किसी को भी नहीं आने देती है वो, कुछ भी नहीं कि मेरी मदर की जगह कोई नहीं लेगा। उसने मना कर दिया कि मैं शादी नहीं करूँगी, और वो घर में ही अपने आप ही, कोई काम वाली नहीं आने देती है, कुछ नहीं, और उसने अपने आप को ही पूरी तरीके से उसी लूप में फंसा रखा है। 7-7, 8-8 घंटे किचन में स्पेंड करती है, अपने कमरे में ही रहती है, ना भाई से बोलती है, ना फादर से बोलती है, ना किसी को बुलाने देती है, ना कहीं जाती है, और पूरा डिक्लेयर कर दिया कि मैं शादी नहीं करूँगी। घंटों घंटों छत पर जाकर बैठी रहेगी, देखती रहेगी, गुमसुम रहेगी। फादर को भी डर लगता है कि कहीं छत से ना कूद जाए। एक्सेप्टेंस नहीं आ रही अभी भी। तो मैम, ऐसे लोगों के लिए सोसाइटी ये क्यों बोलती है कि तेरे को पागलों के डॉक्टर की ज़रूरत है? क्योंकि सोसाइटी में अवेयरनेस बहुत कम है। ये कोई इंसान पागल नहीं होता, ये उसके अंदर के जो इमोशंस है वो उसको कंट्रोल कर ले रहे हैं। पता उसे भी है कि अब मम्मी लौट कर नहीं आएगी, उसे सब पता है, या ओसीडी वाले को भी पता है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। कोई भी इंसान है जो परेशान है, उसको पता है कि सोल्यूशन ही कुछ निकालना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा आगे, लेकिन वो मजबूर है। उसके अंदर केमिकल केमिस्ट्री इस तरीके से बिगड़ गई है, उसके अंदर कुछ ऐसे बिलीफ सेट हो गए हैं, उसके अंदर वो सारा थॉट प्रोसेस इतना स्ट्रांग हो गया है कि वो उसको कंट्रोल करके रख रहा है, और वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है, वो हेल्पलेस फील कर रहा है, वो बिल्कुल होपलेस फील कर रहा है। तो मैम, जैसे काउंसलिंग एक हमारे पास एक ऑप्शन है, काउंसलिंग के बाद हम लोग ठीक हो जाएंगे,
बट और भी कोई चीज़ें होती हैं जिसके थ्रू कोई ठीक हो सकता है, अपनी ओसीडी ठीक कर सकते हैं, जैसे कोई बुक्स हो गई या कोई वेबसाइट्स हो गई या कोई सोशल ग्रुप्स हो गए जहाँ पर हम लोग जाकर, क्योंकि हर बंदा एकदम से काउंसलर के आगे जाके नहीं खोल सकता, साइकोलॉजिस्ट के आगे जाके नहीं खोल सकता। तो अगर वो यहाँ पर ना जाए तो कोई बुक्स वगैरह भी ऐसी हैं, कोई वेबसाइट्स हैं जिसके थ्रू वो जाए, वहाँ पढ़े या जो भी अपने आप को एक्सप्रेस करके वो ठीक हो पाए? बिल्कुल, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा। अभी भी काउंसलिंग कराने के लिए या थेरेपीज लेने के लिए हर इंसान तैयार नहीं है, उसका ये कह दीजिए बजट नहीं है, बहुत सारी चीज़ें और हैं, या फैमिली मेम्बर्स सपोर्टिव नहीं है। ठीक तो है। ऐसे में बहुत सारे लोग जैसे गूगल से, यूट्यूब से हेल्प लेते हैं, इतनी सारी सेल्फ हेल्प बुक्स हैं, ठीक उन है। सब की भी हेल्प लेते हैं। पर होता क्या है, अगर हम पर्टिकुलरली ओसीडी वाले की या बहुत सीवियर डिप्रेशन में है किसी की बात करें, तो ऐसे लोगों को नॉलेज तो बहुत मिल जाती है उन सब चीज़ों से, लेकिन मेरी पर्टिकुलर सिचुएशन में मैं कैसे अप्लाई करूँ Okay. वो समझ में नहीं आता एक तो, और दूसरा अगर समझ में भी आ रहा होता है तो उनके इमोशंस, जो अंदर की एंग्जाइटी होती है, जो अनकंट्रोलेबल फीलिंग होती है, वो करने नहीं देती। तो उनको एक पेंटोर चाहिए ही होता है। अब वो चाहे घर में से कोई इनिशिएटिव ले या फिर कोई प्रोफेशनल उनकी हेल्प करे, क्योंकि पता होता है, मेरे पास जो आते हैं क्लाइंट वो बोलते हैं मैम आपकी वीडियोस इतनी सारी हैं या और भी वीडियोस हमने देखी हैं, हमें अब सब पता है, लेकिन मुझसे मेरी कंडीशन में नहीं हो रहा, तो आप मुझे स्टेप बाय स्टेप कराओ। तो बुक्स भी बहुत सारी हैं, सब है। जैसे हमारी ऐप ही है, तो डॉक्टर कशिका जैन ऐप जो है उसमें फ्री एक्सरसाइजेज हैं, ओसीडी की, एंग्जाइटी की, डिप्रेशन, कोई भी डाउनलोड कीजिए और आप स्पेशल एक्सरसाइजेस कर लीजिए। उसमें बहुत हम ऐड करते ही रहते हैं लगातार, इतने सारे मेडिटेशन अफर्मेशन से सब वो करते हैं। लेकिन मेडिटेशन अफर्मेशन भी तब काम करेंगे ना जब आप अपने बिलीफ को चेंज करोगे, जब आप अपनी वैल्यूज को चेंज करोगे। ऊपर से वो चीज़ें थोड़ी रिलीफ देती हैं कि जो आप एक गोली खा के रिलैक्स होते, आप मेडिटेशन करके रिलैक्स हो गए, आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके रिलैक्स हो गए, बट सिम्टम का रिलीफ नहीं होता, वो फिर वापस खड़े हो जाएंगे। तो अंदर जो रूट कॉज पर काम कि क्यों हो रहा है और वो जो डिस्टॉर्टेड थिंकिंग हो गई है उसे कैसे करेक्ट करना है, लाइफस्टाइल में क्या गड़बड़ है, सब तो एक प्रोफेशनल के साथ ही हो सकता है। ठीक है, ऐसे जैसे मैंने अपनी बुक लिखी थी डियर डिप्रेशन लेट्स ब्रेकअप, वो बहुत ही सॉल्यूशन ओरिएंटेड बुक है। इतनी इजी लैंग्वेज में मैंने उसको लिखा और उसमें सारी की सारी वो टेक्निक्स लिखी, क्योंकि आज की तारीख में डिप्रेशन क्या है, कितनी फॉर्म होती है, सबको पता है, सब गूगल भरा पड़ा है। बिल्कुल। बल्कि गूगल और ज्यादा बीमार कर रहा है लोगों को। आप हम भी अगर पढ़ के ना हर बंदा डिप्रेस हो जाता है। बिल्कुल, मेरे पास ऐसे लोग आते हैं जो गूगल पे पढ़ के अपने आप को सेल्फ डायग्नोसिस बना कर आते हैं कि मैम मुझे है, और जब हम उनसे बात करते हैं, असेसमेंट लेते हैं, तो वो डायग्नोसिस उनके बनते ही नहीं है, वो फिट कर लेते हैं अपने आप को। फिर गूगल पे लिखा हुआ है कि ओसीडी ठीक नहीं हो सकती, एंग्जाइटी ठीक नहीं हो सकती है, तो मैनेज ही करनी पड़ेगी, उससे और उनका दिमाग खराब होता है। तो अवेयरनेस की बजाय और हेल्प करने की बजाय बल्कि वो और बुरी तरीके से फंस जाते हैं। तो हम कहते हैं अगर आपको इतना अवेयरनेस आ गई है कि मेरे साथ प्रॉब्लम है, तो बहुत ज़्यादा गूगल पे आप मत जाओ। आप अगर यूट्यूब पे भी देखो तो सोल्यूशन ओरिएंटेड वीडियोस देखो, बुक भी पढ़ो तो सेल्फ हेल्प बुक जिसमें कुछ टेक्निक्स टूल्स मिले वो पढ़ो। और फिर भी नहीं हो रहा है तो भाई हेजिटेट मत करो, आप जो है ना सेशंस लो, अपने घर वालों को वो वीडियोस दिखाओ कि मेरे साथ ये कंडीशन है, आप बात कर लो, समझो, पर मुझे हेल्प की ज़रूरत है, क्योंकि ज़िंदगी आपकी है, जिम्मेदारी आपकी होगी, आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, आपको अपनी वॉइस को रेस करना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स भी होते हैं, लेकिन उन ग्रुप्स का एडवांटेज भी और डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज ये है कि एक दूसरे की मदद करते हैं, लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि इतने सारे लोगों को सफ़र देखकर एक धीरे धीरे एडजस्ट हो जाते हैं कि अच्छा यार ये भी है, तो अगर मेरे साथ है तो कोई बात तो नॉर्मल है, तो वहाँ रिकवरी भी स्लो हो जाती है उनकी। ठीक है, क्योंकि वहाँ ऐसे बिलीफ डेवलप हो जाते हैं कि शायद अब हम लोग स्पेशल लोग बन गए हैं और हमें ऐसे ही जीना है। ठीक तो हर चीज़ का फ़ायदा नुकसान भी होता है। मैम अब जैसे आपसे मैं बात कर रहा हूँ ना, मेरे दिमाग में दो चीज़ें आ रही हैं, वो है एक एसिड अटैक जो गर्ल्स के ऊपर होता है और एक रेप। ये दो चीज़ किसी के साथ भी अगर हो जाए ना, तो वो आई डोंट थिंक कि वो ज़िंदगी भर मेंटल डिसऑर्डर से सही हो सकता है, क्योंकि उसके ऊपर ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, वहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे लोगों को निकाला जा सकता है आप लोगों के थ्रू, काउंसलिंग के थ्रू, या ऐसी कोई हाइप्नोथेरेपी या ऐसी कोई भी चीज़ करी जा सकती है कि हाँ ऐसे लोग भी जो विक्टिम्स बनते हैं वो ठीक हो जाए? बिल्कुल, देखिए जैसे एसिड अटैक वाले केसेस हैं या रेप हो गया किसी के साथ, जैसे अभी एक रेप केस के बारे में बताती हूँ। एक लड़की थी और उसी के कज़न ने, उसके कज़न ब्रदर ने ही उसका रेप किया। ठीक है, ये कितना ज़्यादा मतलब शेमफुल एक्ट था और वो किसी को बता भी नहीं पा रही थी, क्योंकि कोई उसका यकीन कैसे करेगा कि ये ही आसीन का सांप निकला। बिल्कुल ठीक है, और उसने बहुत उसके सामने मिन्नतें करी, लेकिन वो नहीं माना कि भाई मैं तेरी बहन ही हूँ।
लेकिन वो नहीं माना और वो बिल्कुल बेबस हो गई और उसने उसे कंट्रोल करके उसके साथ ऐसा बुरा उसके एक्सपीरियंस देके ट्रॉमा उसके दिमाग में भर दिया। अब उसको एक्सेप्टेंस नहीं आ रही थी और उसके दिमाग में चल रहा था कि कैसे बताएं, क्योंकि उसने इमेज बहुत अच्छी बना रखी थी उस जो उसका कजन ब्रदर था उसकी इमेज उनकी फैमिली में बहुत अच्छी थी। कोई ये समझ भी नहीं सकता था, सोच भी नहीं सकता था कि ये इतनी घिनौनी हरकत कर सकता है। तो उसने अपनी मदर को हिंट देने की कोशिश भी की कि वो मेरे से ढंग से बात नहीं कर रहा था, मुझे नॉर्मली छूने की बात कर रहा था। तो उसकी मदर ने भी उसको बोल दिया, चुप रहे, तू घर में झगड़ा कराएगी क्या, और ऐसे नहीं होता, तूने गलत समझा होगा, वो तो तुझे बहन मानता है। अब उसकी हिम्मत ही नहीं पड़ी आगे की बात बताने की, मदर को भी। मतलब यहाँ पर मदर की बहुत बड़ी गलती है कि अगर आपकी बेटी आपसे कुछ कह रही है तो और 19 साल की आपकी लड़की है, कोई 9 साल की बच्ची नहीं है, उसको इतनी समझ है कि उसके साथ क्या हो चुका है, तो वो जब बताने की कोशिश कर रही है, वो रो भी रही है, आप उसकी पीड़ा समझ ही नहीं रहे हो, वो पहले उलझन में है और आप उसे बोलने का मौका नहीं दे रहे हो, तो वो अंदर अंदर बहुत सप्रेस्ड हो गई, बहुत ज़्यादा। और उसको अंदर अंदर वही चीज़ बार बार फ्लैशबैक्स आने लग गए कि वो उसको कैसे कैप्चर कर रहा है, कैसे उसको दर्द हो रहा है, कैसे उसकी चीखें निकल रही हैं, और उसको मौका भी कैसे मिला इतनी घिनौनी हरकत करने का। कि इत्तेफाक से ऐसा हुआ कि ये सब लोग जो है ना, वो उसकी बुआ का बेटा था, कि घर पे आए हुए थे और फिर बड़े लोगों का कुछ प्रोग्राम बन गया कि ये है कि चलो तुम लोग बच्चों क्या करोगे, तुम लोग बोर हो जाओगे और तुम लोग घर पे ही रखो, कोई वेब सीरीज़ वगैरह देख लो, कुछ भी है। अब उसने वेब सीरीज़ देखते देखते, ये लड़की अपना अलग कुछ काम कर रही थी, वो कोई वेब सीरीज़ देख रहा था। वेब सीरीज़ देखते देखते उसके दिमाग में क्या खुराफात आई कि उसने इसी पे ही एकदम अटैक कर दिया इस तरीके से। ये समझ भी नहीं पाई कि मेरे साथ क्या हो रहा है, कि कैसे वो मेरी तरफ आया। भाई अगर इसको जरा सा भी आइडिया होता तो अपने आप को रूम में बंद करके रखती या माँ बाप के साथ जाती, तो घर में कोई था ही नहीं, इसको मौका मिल गया और इस तरीके से। और वो जब आई लड़की तो उसने बोला कि मेरी मम्मी मुझे देखकर बोल रही थी कि तू रोई रोई सी कैसे लग रही है, तुम लोगों का कोई झगड़ा हो गया क्या, या तू कैसे मतलब ठीक नहीं लग रही है, ऐसे कि मेरी कंडीशन देखकर। लेकिन जब मेरे साथ ये हो गया था उसके भी 1.5-2 घंटे बाद वो लोग आए थे, तो तब तक मैंने अपने आप को थोड़ा ठीक कर लिया था। लेकिन मेरी आंखें बता रही थी कि मेरे साथ आज कुछ बहुत बुरा हुआ है, लेकिन किसी ने जहमत ही नहीं उठाई ये समझने की, मुझे बोलने ही नहीं दिया। और इस तरीके से उसके साथ ये हो गया। तो इसको फ्लैशबैक्स आते थे वही सारे के सारे। वो अपने उस रूम से डरने लग गई क्योंकि वो रूम उसका एक ट्रिगर बन गया। उस रूम में कदम रखते ही उसको वही सब चीज़ें याद आने लगी कि क्या आज मेरे साथ हुआ है। तो उसके लिए जीना बहुत मुश्किल हो रहा था। वो बार बार सुसाइड करने की सोच रही थी। अब 19 साल की कोई लड़की है इस तरह से, लेकिन सुसाइड करने से भी वो डर रही थी कि मेरे माँ बाप की बदनामी हो जाएगी, कि क्या होगा। तो उसको वो चीज़ भी रोके हुए थी कि मेरी एक छोटी बहन है, मैं तो मर जाऊँगी, इसकी शादी नहीं होने की है, हमेशा के लिए हमारी फैमिली पे कलंक लग जाएगा। तो इस चक्कर में वो घुट रही थी। तो जब मेरे पास आई वो, उसने अपने पेरेंट्स से बोला मुझे हेल्प चाहिए और मुझे ये दवाई वाई नहीं खानी, मुझे तो किसी थेरेपिस्ट से बात करना है। वो मेरी वीडियोस देख चुकी थी। तो जब उसने मुझसे बात करी, ये सारी बातें बताई उसने मुझे, तो उसने बताया कि मैं इतना ज़्यादा घुट रही हूँ, रात को भी मुझे ऐसे ही सपने आते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि कोई आ रहा है और मेरे कंधे को ऐसे करके पकड़ रहा है, क्योंकि उसके कज़न ने सबसे पहले पीछे से उसका कंधा ही ऐसे पकड़ लिया था, जकड़ लिया था। तो उसको ऐसा लगता है कि मुझे बार बार फील होता है कि मेरी बॉडी को कोई जकड़ रहा है बुरी तरीके से। और फिर मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मेरा रेप एक बार नहीं, मेरा रेप हर दिन हो रहा है, कई बार मेरा माइंड कर रहा है और मुझसे एक्सेप्ट नहीं हो रहा। फिर बहुत मुश्किल होता है इस तरीके के केसेस को संभालना। तो आपको लगता है कि ये सारी चीज़ों के अंदर हमारी सोसाइटी का भी बहुत बड़ा रोल है? क्योंकि सोसाइटी अगर हम लोगों को एक्सेप्ट नहीं करेगी तब तक हम लोग खुल नहीं पाएंगे उनके सामने और अंदर ही अंदर घुटते रहेंगे। सोसाइटी को तो बाद में कहेंगे आप, फैमिली सबसे पहले। तो जब फैमिली नहीं समझ पा रही है, फैमिली नहीं एक्सेप्ट कर पा रही है, तो सोसाइटी से तो आप क्या ही उम्मीद करेंगे। सोसाइटी कितना भी एडवांसमेंट बता ले या कितना भी बोले कि नहीं कुछ नहीं होगा, भेदभाव तो होता है, नजरें तो बदल ही जाती हैं, माँ बाप की ही बदल जाती हैं। तो उसके साथ इतना बुरा हो रहा था। तो एक्सेप्ट, ये कहना कि एक्सेप्ट करो अब कुछ नहीं है, उसे भी पता है एक्सेप्ट ही करना है, बट आप ऐसे बोलो कि एक्सेप्ट ही करो अब कुछ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होता। हम बहुत पहले उसके इमोशंस को, सप्रेस्ड इमोशंस को जो भरा पड़ा है, वेंट आउट करने देते हैं, दिल की भड़ास निकालने देते हैं, उसे कैथारसिस प्रोसेस में लेके जाते हैं कि जितना भड़ास निकालनी है उसको पहले अपने लेवल पे गालियाँ दो, मारो पिटो, उसको कुछ भी करना है। और फिर जो है ना कि उसको इस फ्रेम में लाया जाता है कि इस चीज़ को अब तुम अपने घर वालों के सामने बताओ, क्योंकि जब तक तुम बताओगे नहीं उसके साथ, वो पीटेगा नहीं या उसके साथ कुछ नहीं होगा, तुम्हारी अंदर आत्मा को एक शांति नहीं मिलेगी। क्योंकि तुम्हें लगेगा वो तो मजे से घूम रहा है, अभी भी घर में आ रहा है, उसे बेटा बेटा करके खातिरदारी हो रही है, क्योंकि ऐसा ही हो रहा था। वो आ रहा है, वो उसकी तरफ टेढ़ी नजर से देख भी रहा है कि अच्छा तेरे साथ ये भी कर लिया, देख फिर भी तेरे घर में आके खा रहा हूँ मैं। तो उसके दिल को कितनी अंदर तक कहते हैं कचोट जाता था, ठेस पहुंचती थी उसको, कि उसको गुस्सा आता था कि जाऊं उसका गला ही दबा दूं। लेकिन उसको कोई समझने वाला नहीं था। तो उसको हिम्मत दी कि भाई बताओ
कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है, और फिर इस बात को सीरियसली तुम्हारे पेरेंट्स स्टेप लेंगे, उसको आना बंद होगा, उसकी शक्ल देखना बंद करोगे, उनसे रिश्ता टूटेगा या उसको सज़ा मिलेगी कुछ, तब जाकर होगा। जरूरी नहीं अब ये सज़ा जेल में ही जाना हो या उसको मौत ही मिले, लेकिन एटलीस्ट ये भी सज़ा होगी कि ऐसे घटिया इंसान से तुम्हारा रिश्ता ही टूट गया जिसने बिल्कुल भी इज्जत नहीं रखी। तो वो भी तुम्हारे लिए एक शांति होगी और एक सज़ा ही जैसा होगा उसके लिए। तो इस तरीके से धीरे धीरे एक्सेप्ट किया जाता है। बड़ा लॉन्ग वो है ये चीज़, बड़ा लंबा है। ऐसी एसिड जो अटैक वाले विक्टिम्स होते हैं तो उनके लिए भी, क्योंकि लाइफ टाइम अब वो वैसे हो गए हैं, वो तो बेचारे कुछ कर भी नहीं सकते। किसी की आंख खराब हो गई, किसी की वो, अब कितने तो ऐसे बनते हैं लक्ष्मी जैसे जिनकी मूवी बन जाएगी, बहुत रेयर ऑफ रेयर, वरना बाकी तो गुमनामी की जिंदगी ही जीते हैं। सारे ऐसे नहीं हो सकते ना कि कोई एक लड़की आई आगे चलकर, वो भी अपने लेवल पर बहुत कोशिश कर रहे हैं। हम लोग भी कोई ऐसा केस आता है तो बहुत एक्सेप्ट कराने की कोशिश करते हैं, बट उनका एक सवाल होता है, मैम इस एक्सेप्टेंस से मेरी वो शक्ल लौट आएगी, क्या कोई मुझसे शादी करेगा? हुई भी हैं ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, इंटरनेट पे आप देखते होंगे कि किसी ने एसिड विक्टिम से शादी कर ली, नॉर्मल लड़के ने, या कोई अपने आप में इतना स्टैंड ले लिया जिसने कि फाइनेंशियली अपने आप को फ्री कर लिया, बट बहुत कम है, बहुत रेयर हैंडफुल लोग। अब इसके घर वाले ही नहीं एक्सेप्ट करे थे जो रेप हुआ उसके साथ, सोसाइटी कैसे एक्सेप्ट करेगी? तो ऐसे ही हुआ जब हमने कुछ काउंसलिंग सेशन हो गए और उसकी मदर को सबसे पहले बताया, तो उनका ये था लिटरली, हाँ ये हो गया, किसी को मत बताना, पापा को तो बिल्कुल मत बताना, पापा को हार्ट अटैक आ जाएगा या घर में लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, ये हो जाएगा वो जाएगा। उसकी मदर उसको दबाने लग गई वहाँ पर मेरे सामने, उसको एक्सेप्ट ही नहीं, मतलब काउंसलिंग के टाइम में जब उसको हिम्मत दी कि भाई आज अपनी मदर को लेकर आना, उसकी मदर को बताया गया, तो सबसे पहला उस लेडी का ये रिएक्शन था कि पापा को मत बताना, हार्ट अटैक आ जाएगा पापा को, या फिर घर में इतना लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। ये था कि जो हो गया तो चल हो गया, नहीं तो एक मदर का खून खौल जाना चाहिए था इस बात से, ठीक है, कि कैसे मेरी बेटी के साथ अन्याय हो सकता है, मेरे घर में अन्याय हो गया मेरी बेटी के साथ, और वो आ रहा है यहाँ पर शान से आकर चौड़ा होकर बैठता है, खाकर जाता है हमारे घर में ही, और एक घर में झगड़ा हो जाएगा तो कौन सी आफत आ जाएगी। लेकिन जब घर से सपोर्ट नहीं मिल रहा तो वो बच्ची कैसे सोचेगी, 19 साल की बच्ची की बाहर को अगर वो किसी को बताएगी तो ये हो जाएगा, कैसे तो वो अपने फ्यूचर पार्टनर को बताएगी कि मेरे साथ ये हो गया, नहीं बता सकती। हो सकता है वो बोले कि तूने ही बढ़ावा दिया था, अब तू उसी को रेप का नाम दे रही है। तो बहुत सारे इश्यूज ऐसे होते हैं जो कहने में, मंचों पर जाकर बोलने में बहुत अच्छे और आसान लगते हैं, बट प्रैक्टिकली नहीं होते। इन चीज़ों को फिर हाइड ही करना पड़ जाता है। एग्जैक्ट मैम, वही है ना, जिसके साथ बीतती है उसे पता होता है, उसे ही पता होता है कि कितना भयानक उसके साथ ये जो हादसा हुआ, और इसके ये जो फ्लैशबैक्स है ना, जो इसके बार बार यादें जो आपको कचोटती रहती हैं, वो कई बार तो ना पूरी ज़िंदगी ऐसे बीत जाती है इंसान की, नहीं संभल पाता। मैं सबसे पहले तो आपकी तारीफ करूंगा कि आप लोग इस लाइन में हो, आप ऐसे लोगों को जो विक्टिम्स बनते हैं उनको भी हील अप करने के अंदर आपका बहुत बड़ा हाथ होता है। देखिए, अगर हम भी उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना, क्योंकि वो सबसे पहले जब हमारे पास आते हैं ना तो उनको ये कंसर्न रहती है ये क्या सोचेंगे हमारे बारे में। तो उसने मुझे, लड़की जिसका मैं केस बता रही थी, उसने मुझे 3-4 बार ये बोला कि उसमें मैडम मेरी गलती नहीं थी, मैंने कुछ नहीं किया था, कभी आपको ऐसा लगे कि मैंने कुछ बढ़ावा दिया हो, मैं तो बिल्कुल अपने रूम में आराम से थी। तो वो मेरे को सफाई दे रही थी इस बात की। मैं समझ गया। वो क्यों सफाई दे रही थी कि कहीं ऐसा ना हो ये भी मुझे गलत समझ, मुझे एक्सेप्ट ना करे। लेकिन हमें पता है कि वो इतनी तकलीफ में है, उसकी गलती नहीं है। बिल्कुल। और मैं कह रही हूँ, अगर कोई आप फ्रैंकली भी किसी से बात कर रहे हो तो रेप करने का थोड़ा ना राइट दे दिया है। सपोज कीजिए कोई हंसी मजाक भी, और इसी मजाक में टच करने का तो मतलब ही नहीं है ना, कोई सेंस नहीं बनता है ना उस चीज़ में, तो उन लोगों को ये भी डर होता है। लेकिन फिर भी मतलब हम लोग क्योंकि उनको एक्सेप्ट करते हैं तो हमारे साथ वो कंफर्टेबल हो जाते हैं, एक्सप्रेस करने लगते हैं। तो इस केस में यही हुआ, उसको बहुत महीनों बाद एक्सेप्टेंस आई, जब उसका बहुत बार हम कैथार्सिस प्रोसेस में ले गए, खूब रोई, खूब भला बुरा, उसको बहुत अलग अलग तरीके से। फिर उसकी मदर को मैंने बोला कि देखिए आपकी बच्ची बिल्कुल खतरे की स्टेज पर है और इसको सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं, इसको ये लगता है कि मेरे हस्बैंड को अगर कभी पता चल गया तो मेरी ज़िंदगी क्या होगी। तो आप समझिए, हस्बैंड से बात कीजिए, उनको अटैक कोई नहीं आएगा ऐसे करके, आप आराम से बात कीजिए ना, आपसे नहीं हो रही तो मुझे करा दीजिए। लेकिन उस लड़के का घर में आना बंद होना चाहिए कि आप उनसे रिश्ता तो ख़त्म कर सकते हैं ना, आप कैसी माँ हैं। तब जाकर धीरे 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 उसकी मदर को समझ में आया और उन्होंने बोला कि मैं तो अपने मुँह से नहीं बता पाऊँगी, आप बता देना। फिर उसके फादर से मैं ही मिली और उसके फादर को बताया, और उसके फादर को कोई अटैक वटैक नहीं आया। उन्होंने इस चीज़ को सुना और गंभीरता से लिया, उनका खून खौला उस बात को लेकर, उन्होंने अपनी बच्ची का यकीन किया। और फिर उन्होंने जो भी उन लोगों के बीच में फैमिली जो डिस्प्यूट हुआ और फिर रिश्ता ख़त्म तोड़ा, उसके बाद उससे शांति हुई कि मेरे माँ बाप ने मेरे लिए स्टैंड लिया।
कि हाँ मेरे साथ गलत हुआ, तो ये लोग मुझे समझ रहे हैं कि मेरी गलती नहीं थी, उसको फिर सब्र आया उस चीज़ से। और देखो कहते हैं ना, कुछ घाव कभी भरते नहीं है, निशान तो रह ही जाते हैं उनके, बट एटलीस्ट इस लायक हो जाता है इंसान कि आगे बढ़ पाता है। तो मैंने उसको यही समझाया कि इसको कहना आसान है मेरे लिए कि बुरा सपना समझ के भूल जाओ, बट इसके अलावा कोई और ऑप्शन भी नहीं है। तो तुम आगे बढ़ो, तुम्हारे साथ किसी ने एक बार गलत किया, लेकिन तुम हर दिन अपने साथ गलत होने दे रही हो, अपने एक्सेप्ट ना करके, तो फिर धीरे धीरे वो रिकवर। मैम ये तो हो गया चलो एक 19 साल की लड़की के साथ। चाइल्ड अब्यूज़ जो होते हैं, छोटे छोटी बच्चियों के साथ 4 साल 5 साल 6 साल, उनके साथ भी रेप हो जाता है। वो तो बेचारे या तो ख़त्म ही हो जाते हैं, या तो उनकी डेथ हो जाती है, या वो ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं कि उनके माँ बाप भी कुछ नहीं कर सकते। एट द एंड ये होता है कि हाँ उनको हॉस्पिटलाइज ही करवाना पड़ता है। तो उनका तो कोई माइंडसेट कुछ है ही नहीं, कोई माइंडसेट नहीं है। देखिए बड़ी लड़की को तो आप ये कह भी दो कि इसने किसी तरीके से उकसाया होगा, छोटे बच्चे को कुछ नहीं पता। अब एक 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का, 6 साल का बच्चा कैसे उकसाएगा आपको? ये आपकी हैवानियत ही है, जो भी इंसान ऐसा काम कर रहा है। उनका कोई अपना बच्चों का वो कैसे संभालेगा कोई बच्चा? सपोज कीजिए कोई 6 साल का बच्चा इस तरीके से विक्टिम होकर मेरे सामने आए, आप उससे क्या समझाओगे? है ना, उसको तो खुद पता भी नहीं उसके साथ क्या हुआ है, कितनी बुरी कंडीशन हुई है। तो सोसाइटी में हर तरीके के लोग हैं, अच्छे भी हैं, ये चीज़ें कहीं ना कहीं पैनिक अटैक्स भी लेके आती हैं बॉडी के अंदर। बिल्कुल, आप देखिए ना कितना फोबिया डेवलप हो जाएगा। जैसे उसको भी तो यही डेवलप हुआ, जैसे उस लड़की का मैं बात बता रही हूँ, और ऐसा एक नहीं, क्योंकि केस में कितने एग्जाम्पल बताऊँ, ऐसे फोबियाज डेवलप हो जाते हैं, ट्रस्ट इश्यूज डेवलप हो जाते हैं, कांपने लगता है इंसान, बिना बात के उसको डर लगने लगता है, वो छोटी छोटी बातों पर पैनिक अटैक आने लग जाते हैं उसको। किसी भी हद तक आपकी कंडीशन बिगड़ सकती है। ठीक है, तो मैम आज आपसे बात करके बहुत बहुत मज़ा आया और बहुत अच्छा लगा कि आपने जिस हिसाब से सारी चीज़ों को बताया कि कैसे हम लोग हील अप कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो ठीक है मैम, आज का जो पॉडकास्ट है वो हम यहीं पर ही ख़त्म करेंगे, और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, सो थैंक यू सो मच। थैंक यू। यहाँ पर अभी इस पॉडकास्ट को ख़त्म करने से पहले मैं एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूँगी कि जो भी इस तरीके के लोग सफ़रर हैं, उनके लिए एक मेरे पास बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि ये है कि भाई देखिए, गलत तो आपके साथ कोई भी कर सकता है। हाँ जी। कई बार हमारी खुद की गलती की वजह से हमारे साथ कुछ गलत हो गया, हम अवेयर नहीं थे। हाँ जी। या जब अवेयरनेस आ भी रही थी हमारे पास, तो तब भी हम पकड़ नहीं पा रहे थे कि ये चीज़ इतनी बड़ी प्रॉब्लम में हमको फंसा देगी। ठीक है। या किसी दूसरे ने, जैसे किसी ने रेप ही कर दिया, या किसी ने और कोई प्रॉब्लम कर दी, किसी की वजह से आपका एक्सीडेंट हो गया, आपको फिजिकल डिसेबिलिटी हो गई लाइफ लॉन्ग। ठीक है। अब आप ना मतलब बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहे हैं उस चीज़ को कि किसी का हाथ चला गया। जैसे मेरे एक क्लाइंट थे, उनको ना ब्लड की ज़रूरत हुई, तो उन्होंने ब्लड चढ़वाया, उसके बाद उनको HIV हो गया। ओह, ठीक है, अब कैसी गलती हुई, किस लेवल पे हुई, लेकिन उनको तो HIV हो गया ना। और वो बहुत ही सीधे शरीफ इंसान थे। तो ऐसी चीज़ों की एक्सेप्टेंस, तो कई बार हम आपके इश्यूज ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन हम आपको ज़िंदगी जीने का सलीका सिखा देते हैं, जो एक्सट्रीम ऐसे केसेस होते हैं। और बहुत सारे जो इश्यूज होते हैं वो तो रिकवर हो ही जाते हैं, जैसे OCD, एंग्जाइटी, डिप्रेशन की बात करें। लेकिन अगर किसी को HIV डायग्नोज हो गया, या किसी का एसिड का केस हो गया, किसी का रेप हो गया, कुछ भी ऐसा हो गया, तो उसमें एक्सेप्टेंस एंड जीवन को हम आसान बना देते हैं। और जैसे बहुत सारे OCD जैसे डिसऑर्डर हो गए, या डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इससे पूरी क्योर हो जाती है। जिम्मेदारी लेनी होती है, क्योंकि आज हिप्नोथेरेपी भी है हमारे पास, जो आपके पास के ट्रॉमास को, पेन को रिलीज करने में बहुत हेल्प करती है, और आपके माइंड को पूरा रीफ्रेम कर देती है। CBT, ERP, हर तरीके के NLP, हर तरीके की एडवांस थेरेपीज आज मौजूद हैं। एक्सरसाइज, सबकी मदद से, डाइट, लाइफस्टाइल चेंज करके आप कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम में हो, आप उससे बाहर आ सकते हैं, हील अप हो सकते हैं। तो इसीलिए हर एक इंसान के लिए मेरा एक ही मैसेज है कि अगर आप किसी भी प्रॉब्लम में हैं और आपको बिल्कुल भी होपलेसनेस हो रही है, आपको लग रहा है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब भी हो सकता है। बस आपको फैसला लेना है कि ये मेरी ज़िंदगी है और ये बहुत ही प्रीशियस है। तो आप जैसे ही फैसला ले लेंगे, आपके लिए सब कुछ बदलना शुरू हो जाएगा। ठीक है। सो थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके, आज बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। मुझे भी बहुत मजा आया पॉडकास्ट शूट करने में। ठीक, थैंक यू सो मच।